युवराज सिंह को जो कैंसर हुआ था बहुत कंफ्यूजन था। तो कंफ्यूजन ये था कि उनको लंग कैंसर हुआ, जबकि बिल्कुल गलत। युवराज सिंह को हुआ था, रात में सो के उठा तो थोड़ा म्यूकस निकला, रेड कलर, 14 सेंटीमीटर का ट्यूमर निकला। गेम भी खराब हो गई, सेहत भी खराब हो गई। तो आई थिंक कैंसर को कहा है एम्पायर ऑफ ऑल द मेलेडीज, सारी बीमारियों का महासम्राट। कैंसर एक दिन में होगा नहीं और बदलाव बहुत दिनों से चल रहा होगा। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लाइफस्टाइल बढ़िया चल रही है। एक दिन सुबह उठे, कुछ प्रॉब्लम आई और डायग्नोज हुआ कि आपको कैंसर हो गया है। ये अचानक से कैसे पता चलता है हमें कि कैंसर हो चुका है हमें? एक सिगरेट आपने उठाया तो अपने गुल्लक में उसका 4 गुना पैसा डाल दीजिए। इससे जो बीमारी होगी और अगर खर्चा करना पड़ा आपको, इस रेशियो में खर्चा होगा। छोटे बच्चों जिन्होंने कभी अल्कोहल छुआ नहीं, उनको फैटी लिवर क्यों हुआ? तो जिस फूड पैकेट पे आपके बच्चे को अट्रैक्ट करना है उसमें रेड जरूर होगा। फ्रूट जूस, एनर्जी ड्रिंक, ये सब अगर मैं कहूँ तो पॉइजन है। नींद और नमक जितना बढ़ाते जाएंगे ये दोनों चीजें बढ़ती जाएंगी। आप क्या पढ़ते हैं? बहुत एक्सपायरी डेट, और लंबी एक्सपायरी डेट तो आप खुश होते हैं, आपको दुखी होना चाहिए। दूसरा क्या आप देखते हैं? व्हाट इज इन द फूड, कार्ब, प्रोटीन, फैट, शुगर, सॉल्ट, ये तो देख लिया, लेकिन क्या उस पैकेट पे लिखा है व्हाट हैज बीन डन टू द फूड? एक पुरुष के लिए 24 ग्राम शुगर पर डे अपर लिमिट है, लेकिन एक कोल्ड ड्रिंक आप जब लेते हैं तो 39 ग्राम शुगर एक कोल्ड ड्रिंक में आप लेते हैं। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वी आर बैक अगेन विद अ न्यू पॉडकास्ट। कैंसर सुन के थोड़ा डर लगा। इंडिया में हर साल 15 लाख कैंसर के केसेस आते हैं, जिसमें से 9 से 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है। युवराज सिंह, संजय दत्त, हिना खान और न जाने कितने ही सेलिब्रिटीज इस दौर से होके गुजरे हैं। आज हम कैंसर के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में। कैंसर एक फोबिया है जिसे सुनकर हर किसी के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। आज इस पॉडकास्ट में हमने बात की है लाइफस्टाइल के बारे में, जिसे चेंज करके हम कैंसर से बच सकते हैं। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर अंशुमन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट। धन्यवाद सर। आप इंडिया नहीं बोलूँगा मैं, पूरे वर्ल्ड के टॉप सर्जन्स में आते हैं। अभी आप ऑपरेशन थिएटर से ही आ रहे हैं, तो हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो जब भी हम लोग कैंसर के बारे में बात करते हैं, जैसे ही मैं नाम सुनता हूँ ना, मुझे एक डर सा हो जाता है। हर किसी को हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये बताइए सर, कैंसर होता क्या है? इसका जवाब ऐसे शुरू करें, ठीक है, कि कैंसर डर नहीं है। जो आम जनता समझती है ये अवधारणा है। कैंसर कोई भी बीमारी की तरह एक बीमारी है, ठीक है, लेकिन जागरूकता की कमी और अज्ञानता के कारण इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई समझने को तैयार नहीं है। इसलिए कैंसर एक बहुत बड़ा हौवा लगता है। मैंने जब कहा आम बीमारी की तरह, उदाहरण के तौर पे लेते हैं हार्ट अटैक। कॉमनली लोग जान रहे हैं तो अब कहते हैं हार्ट अटैक कुछ नहीं, स्टेंट डलता है, ठीक हो जाता है। ठीक है। कैंसर में बाहर से कुछ नहीं हुआ, शरीर की अपनी कोशिकाएं अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो इसकी परिभाषा पहले कर लें। ठीक है। अनकंट्रोल्ड पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ आवर ओन बॉडी सेल्स विद ए पोटेंसी टू माइग्रेट फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर इज कैंसर। अब चलिए हिंदी में इसको कैसे समझें। अब शरीर की अपनी कोशिकाओं का बेतरतीब, उद्देश्य विहीन, निरंतर वृद्धि होना और एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचने की क्षमता पा लेना, इसी को कैंसर कहते हैं। ठीक है। अब और साधारण भाषा, मान लीजिए दिल्ली की आबादी 3 करोड़ है। 3 करोड़ लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके साथ रह रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, सब चल रहा है। ये ह्यूमन बॉडी है। 30 ट्रिलियन सेल्स मिलके एक इंसान का शरीर बना हुआ है। अब इसी में से कुछ कोशिकाएं हमारी टेररिस्ट हो जाएं, आतंकवादी, यहीं से पनपे, अपने लोगों को मारने लगे, बेतरतीब बढ़ने लगे, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश भागने लगे, ये कैंसर है। तो अब ये समझने की जरूरत है, तो जिस दिन कैंसर हुआ उसके पहले ये सारी कोशिकाएं कैसे ठीक से काम करती थी सुचारू रूप से, आज क्या हो गया? कैंसर एक दिन में नहीं बनता है। ठीक है, ट्रू। बहुत लंबे प्रताड़ना मैं कह रहा हूं, आपने सेल्यूलर लेवल पे इतना इंसल्ट किया किसी खास अंग को या पूरे लाइफस्टाइल को, इसके लिए बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है।
कोई भी गड़बड़ी शरीर में होती है उसको ट्रू, करेक्ट बॉडी कर देगा, अपने आप ही हील करती है। इम्यून करती है। लेकिन कभी ऐसा सिस्टम, वो प्रताड़ना बहुत लंबे समय से चल रही थी और वो प्रताड़ना ऐसी होने लगी जो इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करने में असमर्थ होने लगे। ओके, ठीक इसको मौका मिल गया, है। कैंसर सेल पनपने लगा, ट्रू, एक ट्यूमर का रूप लिया, एक जगह से दूसरी जगह भागने लगा, यही कैंसर है। अब इसमें प्रताड़ना जैसे कोई आतंकवादी क्यों बनता है? आप बार बार कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जिसके कारण उसके मन में विद्रोह हो जाए। तो जो भी सामान्य जीवन के लिए जरूरत नहीं है, मतलब प्राकृतिक चीजें जो जरूरत नहीं है, उसके अलावा जब भी हम करते हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, हर दिन हर इंसान के शरीर में कैंसर सेल बनता है, हमारे ही शरीर में बन रहा है। सभी इंसान के शरीर में। ओके, और एक लाइन में कहें तो अगर जिंदा हैं तो हम्म, कैंसर होने की संभावना है। ठीक, ठीक है। लेकिन ऐसा डिफेंस सिस्टम बना के दिया हुआ है कि उस कैंसर सेल को एबनॉर्मल डिटेक्ट करके और डिफेंस सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। पहले कोशिश करता है रिपेयर करो, जैसे कोई बदमाश होता है आप उसको कोशिश करते हैं कि पहले उसको समझाओ, सजा दो, मान गया ठीक है, लेकिन नहीं माना तो उसको किल कर दो। तो डिफेंस सिस्टम कर रहा था, लेकिन या तो कोशिकाएं बहुत ताकतवर हो गई, कैंसर की कोशिकाएं, या डिफेंस सिस्टम कमजोर हो गया। तो ये हमारी बॉडी इस लड़ाई को हार जाती है और कैंसर सेल पनपने लगता है। मतलब वो हमारे बॉडी से ही शुरू होती है और फिर उसका वो एक कैंसर का रूप ले लेती है। बिल्कुल। अभी आपने जागरूकता की बात की, हम लोग अभी यहाँ से पास बाई कर रहे थे, हमने देखा बहुत सारे लोग स्मोक कर रहे थे वहीं पे खड़े होके। क्या ये कैंसर के प्रति जागरूकता नहीं होना इस चीज़ से रिलेटेड है कि हमें लगता है कि यार हमें तो नहीं होगा, और हमें जब ये होगा तो बहुत लेट तक होगा, और मतलब अगर हुआ तो फिर इसका कोई इलाज ही नहीं है, हो सकता है अब डेथ ही हो, क्योंकि कॉमन पीपल्स लोगों में ये धारणाएं हैं, बहुत ज़्यादा डर भी रहता है अगर हो गया तो मतलब दैट्स ऑल कंप्लीट। देखिए, ये तो माना नहीं जा सकता है कि लोगों को पता नहीं तंबाकू के उत्पाद, स्मोकिंग, गुटखा या किसी फॉर्म में तंबाकू का उत्पाद या शराब, इनसे कैंसर होता है, ऐसा नहीं है, मालूम सबको है। मना वो करते हैं जो टोबैको लॉबी वाले हैं, वो कह सकते हैं कि कोई ऐसा रिसर्च नहीं है कि तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन कॉमन पब्लिक को मालूम है। पहला उनके दिमाग में आता है क्या ऐसा थोड़ी है जो लोग सिगरेट पीते हैं सबको कैंसर होगा, पहला दिमाग में आता है। ट्रू। दूसरा दिमाग में आता है सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके इंसान उसको किसी बैकयार्ड में, अपने थॉट के बैकयार्ड में फेंक देता है कि चलो आज पी लेता हूं, या दोस्ती यारी सर्कल इतना इन्फ्लुएंशियल हो गया कि उसके सामने आपका कॉन्शियस माइंड, मतलब डिसीजन लेने की जो क्षमता है दिमाग की, ये दब गई और आप स्मोकिंग करने लगे। एक बार जब इसके लत में घुसे तब आपके काबू से बाहर चला गया और फिर आप स्मोकिंग के गिरफ्त में आ गए, अब चाह के भी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि तंबाकू के किसी भी उत्पाद से कैंसर होता है। ठीक है। अब इसको लोग स्ट्रेस बस्टर, एक्टिव True. रहना, अलर्ट रहना, इसके लिए समझते हैं कि ये जरूरी है। ये बिल्कुल गलत है। 2 मिनट अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं आप फुल बॉडी स्ट्रेचिंग कर लें, आपको ज़्यादा अलर्ट एक्टिव करेगा। किसी अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन कर लें ज़्यादा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि अगर आप इंसान हैं और आपको तनाव ना हो। वो तो होना है। इंसान है तो तनाव होगा। ट्रू। और लाइफ इज जस्ट लाइक रोलर कोस्टर, नीचे आएंगे तो ऊपर जाएंगे, ऊपर हैं तो नीचे आएंगे। ईसीजी का कर्व भी देखा होगा, जब तक ऊपर नीचे लाइनें चल रही तभी तक इंसान जिंदा घोषित रहता है। तो अगर आप चाहते हैं आपका जीवन ऐसा हो जाए बिल्कुल फ्लैट लाइन चले, तो मतलब आप जिंदा नहीं। हमें ये समझना पड़ेगा कि लाइफस्टाइल पे ऊपर नीचे तो होते रहता है, जीवन में ही, जीवन शैली में नहीं, जीवन में ही जीवन ऊपर में नीचे ही। होगा। ट्रू। अब इसका निदान आप बैसाखी की तरह कैंसर, टोबैको या सिगरेट या अल्कोहल लेते हैं तो ये गलत है। ट्रू। ये वैशाखी है, और फिर आपको हैंडीकैप करके इसके ऊपर डिपेंडेंसी हो जाएगी, फिर आप चाह के भी नहीं छोड़ पाएंगे। तो ऐसा होता इसको जो दर्शक सुन रहे हैं अगर उनको लगता हो तो आप ये तय रखिए कि एक सिगरेट, एक गुटखा जो भी उठाते हैं, उसके एक सिगरेट आपने उठाया तो अपने गुल्लक में उसका 4 गुना पैसा डाल दीजिए, कि इससे जो बीमारी होगी और अगर खर्चा करना पड़ा आपको, इस रेशियो में खर्चा होगा। अगर जागरूकता इस लेवल तक पहुंच जाए तो मुझे लगता है कोई इंसान फिर करेगा। इतना तो मुझे लगता नहीं कि सोचते भी हैं लोग, मतलब एक बार वो लत लग गई तो उन्हें लगता है यार क्या इतने पैसों के लिए इतना क्या सोचना, अभी तो मुझे टेंशन है, अभी तो मुझे सिगरेट पीना है।
ऑल्दो मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ कि मैंने जितने अपने फ्रेंड्स लोगों को देखा है जिनको मतलब कैंसर हुआ है किसी ना किसी फॉर्म में, तो मुझे ये पता चला है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लाइफस्टाइल बढ़िया चल रही है। एक दिन सुबह उठे, कुछ प्रॉब्लम आई और डायग्नोज हुआ कि आपको कैंसर हो गया है। तो ये अचानक से कैसे पता चलता है हमें कि कैंसर हो चुका है हमें? या तो बॉडी का कुछ सिग्नल्स स्टार्टिंग से हम नहीं ले पा रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप Okay. बिल्कुल पॉइंट पे आ गए। ओके। आम तौर पे बॉडी सिग्नल देती है और बहुत पहले से देती है। दिक्कत यह है कि कोई भी आम तकलीफ, आम बीमारी के लक्षण और कैंसर में शुरुआती लक्षण एक है, अच्छा। इसलिए ये चीज मिस हो जाती है। जैसे पेट भारी रहना, फूला रहना, एसिडिटी हो जाना। आमतौर पे लोग समझते हैं एसिडिटी हो गई, खाना गड़बड़ खाया, ठीक है, लेकिन जब आपने खाना ठीक कर लिया दोबारा एसिडिटी क्यों हो रही है? आप ठीक। ओवर द काउंटर दवा लेके खा लेते हैं। True. ये लक्षण कैंसर में भी होता है और नॉन कैंसर जिसको डिस्पेप्सिया कहते हैं उसमें भी होता है। इसी तरह से कहीं खून आ जाए, कब्जियत होने लगे, महिलाओं में संबंध बनाने समय या पीरियड्स के बीच में ब्लड आ जाए, शरीर के किसी भी अंग में कोई गठान हो जाए, आपको जागरूक रहना है। Okay. तो जागरूकता 2 लेवल पे जरूरी है। हर व्यक्ति को जागरूक रहना। कोई भी असामान्य लक्षण अगर 3 हफ्ते से ज्यादा बरकरार रह जाए और आपने बेसिक इलाज करा लिया है तो कैंसर की जांच जरूर कराएं। और हर वो डॉक्टर जो कैंसर का डॉक्टर नहीं है, उसका मरीज अगर ट्रीटमेंट देने के बाद भी जितना अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए नहीं आ रहा है, तो एक बार उस अंग के कैंसर की जांच करा ले। जैसे किसी व्यक्ति को खांसी हो रही है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या सोचते हैं? एलर्जी। एलर्जी होता तो है, एलर्जी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं हम। इन्फेक्शन है तो आपने एंटीबायोटिक ले ली, ठीक हो जाना चाहिए। True. लेकिन ये खांसी बार बार हो रही हो या 3 हफ्ते बाद भी बरकरार है, खास करके अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, जो एक स्मोक चैम्बर आप मान सकते हैं, पोल्यूशन, या स्मोकिंग करते हो, या कोई भी अंगीठी पे खाना बनाना या इस तरह केमिकल इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम करते हो, ऐसे व्यक्ति को अगर 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो, बलगम आ जाए, आवाज में कोई बदलाव होने लगे, उनको सचेत होना चाहिए, कैंसर की जांच करा लें। Okay. महिलाएं इग्नोर करती हैं कि भूख नहीं लगती है, सुबह खाना खाती हैं, शाम तक पाचन नहीं हो रहा है, पेट फूला रहता है या पेट का साइज बड़ा होने लगा है। एक बेसिक जांच अल्ट्रासाउंड की होती है, करवा लें, अपने फिजिशियन को बोलें करवाने के लिए। ओवर द काउंटर मेडिसिन लेना, ये भारत में एक समस्या है कि किसी भी दवा की दुकान पे जाके आप एसिडिटी की दवा या किसी भी चीज़ की दवा लेके खा लेते हैं और कोशिश नहीं करते हैं कि इसकी जड़ तक पहुंचे। तो हर व्यक्ति को असामान्य लक्षण के लिए जागरूक होना है। हर डॉक्टर को अगर उसका मरीज जो लक्षण लेके आया ठीक नहीं हो रहा है तो उसके लिए जागरूक होना है, कैंसर की जांच करा ले। इतनी जागरूकता की जरूरत है। ये तो बहुत कॉमन हो गया, हर कोई डॉक्टर बन जाता है। फिर सर दर्द हुआ, मैं गोली ले लिया। मुझे अगर पेट में एसिडिटी हुआ, यार वो गैस की कोई गोली ले लो, ठीक हो जाएगा। तो मैं आपसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर पूछूं, टॉप 3 सिम्टम्स पूछूं जो मतलब एक इंडिकेशन, मतलब क्लियर कट इंडिकेशन देते हैं कि हाँ, नाउ यू नीड टू स्टॉप आइदर योर लाइफस्टाइल में जो स्मोकिंग या फिर वो है, या फिर कुछ तो गड़बड़ है आपके शरीर में। इस पे एक चीज और क्लियर करते चलें। ठीक है। आज गूगल के जमाने में कोई भी लक्षण होता है, इंसान सर्च करता है, एआई का एल्गोरिथम इस तरह चल रहा है कि अल्टीमेटली आपको लास्ट डायग्नोसिस या पूरे डिस्कशन में गूगल कहीं न कहीं कैंसर की चर्चा कर देगा। ट्रू, मतलब तो हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि लक्षण बिल्कुल आम सामान्य कुछ लक्षण था और उनको डर हो गया, मुझे कैंसर हो गया। और ये एक लेवल से ज्यादा इस तरह से लोगों को लगने लगे कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, कैंसर हो गया, कुछ हो गया। इसको तकलीफ को हाइपोकॉन्ड्रियासिस, मतलब इंसान बार बार सोचता है मुझे कोई मेजर बीमारी होने वाली है। तो उस लेवल पे भी नहीं जाना है। लक्षण कुछ महसूस हो, असामान्य लक्षण, तो आप जांच कराएं। जागरूकता इस लेवल पे होनी चाहिए, वैज्ञानिक आधार पे और वैज्ञानिक तथ्य पे, ऊपर ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो चलते हैं एक एक अंग से। स्तन का कैंसर आमतौर पे प्रेजेंट करता है गिल्टी लेके, कोई गठान है। लेकिन महिलाएं जो गलती करती है, जिनको मैं कहता हूं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, हर महिला को जो प्रीमेनोपॉजल है, मतलब मासिक धर्म पीरियड से भी चल रहा है, तो पीरियड्स जिस दिन स्टार्ट होता है उसके 7वें डे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें। इस पे एक चर्चा अच्छी हो सकती है। जब नहाने जाती है फिक्स डेट कर लें किस तरह से एग्जामिन करना है।
आमतौर पर महिलाएं जो गलती करती हैं, इस तरह से स्तन के टिश्यू को पकड़ के चेक करती हैं, ऐसे गठान नहीं महसूस होती है। पैड ऑफ द फिंगर, यहाँ से इस तरह से स्तन को चेक करना है। तो कोई भी गठान जो हाल फिलहाल में आपको दिखने लगे, निप्पल के साइज में या डायरेक्शन में बदलाव होने लगे, निप्पल से कोई रिसाव आने लगे, इन चीज़ों के लक्षण में आप जाके जांच कराएं, डॉक्टर को दिखाएं। एबनॉर्मल ब्लीडिंग, पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो जाए, संबंध बनाने से ब्लीडिंग हो जाए, किसी को टट्टी के साथ ब्लड आ जाए, पेशाब में खून आ जाए, खांसी में खून आ जाए, बलगम में या मुंह से, दांत के बीच से, जिसको आमतौर पे पैरिया कह के लोग समझ के छोड़ देते हैं, इसकी जांच कराएं। एसिडिटी, इंडाइजेशन होने लगे, पेट के किसी कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसी तरह से अंग के आधार पे लक्षण होंगे, लेकिन आपको सिर्फ जागरूक ये रहना है कि शुरुआती स्टेज या प्री कैंसर स्टेज में अगर आप जागरूक होते हैं तो और बीमारियों की तरह एक ठीक होने वाली चीज़ है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनक्योरेबल है। ट्रू। मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये कैंसर की बीमारी ऐसा नहीं होता है कि मतलब एक पर्टिकुलर सिम्टम से या फिर एक पर्टिकुलर वे में ही डेवलप होती है। जैसे आप जी रहे हैं, मतलब अगर मैं हार्ट से रिलेटेड कुछ दवाइयाँ ले रहा हूँ तो वो धीरे 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 जमा होते जाती हैं और वो फिर एक कैंसर का रूप ले लेती हैं। ऐसा भी होता है कि किसी और कैरी ओवर ऑफ एनी डिजीज बिकम्स द कैंसर? देखिए, आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो मुझे पता है, लेकिन मेडिकल को इतनी बारीकी से समझते हैं ये नहीं पता था। कैंसर को कहा है एम्पेरर ऑफ ऑल द मैलेडीज, सारी बीमारियों का महासम्राट। ठीक है। तो कैंसर एक दिन में होगा नहीं और बदलाव बहुत दिनों से चल रहा होगा। मैक्सिमम लोग मानते हैं कैंसर जेनेटिक डिसऑर्डर है। हाँ, ये मतलब मैंने कट कर रहा हूँ मैं आपको, सॉरी। ये सुना है कि जैसे आप स्मोक कर रहे होते हैं या फिर एक लाइफस्टाइल में, तो जेनेटिक में उनके जो जेनेटिक्स होते हैं वो थोड़े से डिसबैलेंस हो जाते हैं या फिर कुछ चेंजेस इन द सेल ऑफ जेनेटिक्स होता है, उसको कैंसर बोल दिया जाता है। जेनेटिक तब कहें जब एक फैमिली में कैंसर जीन के ट्रांसफर से, ओके, कैंसर फॉर्मिंग जीन के ट्रांसफर से होने लगे। वो जेनेटिक। जैसे एंजेलिना जॉली, उनकी नानी को ब्रेस्ट कैंसर था, मदर को ब्रेस्ट कैंसर था, तो उन्होंने अपना टेस्ट कराया क्योंकि उनकी नानी मदर के एज में ये टेस्ट नहीं आया था। BRCA टेस्ट ब्रेस्ट कैंसर के लिए कराते हैं। ये जीन उनमें एबनॉर्मल आई तो उन्होंने कैंसर होने से पहले अपनी ब्रेस्ट की सर्जरी करा दी ताकि रिस्क रिडक्शन हो जाए। तो ये तो कैंसर जो जेनेटिक है, सिर्फ 5 से 15% कैंसर जेनेटिक है। ओके, सिर्फ 5 से 15%, मतलब 85% कैंसर आप एक्वायर्ड करते हैं। बाहर से कुछ चीजें आती है जो आपके कोशिकाओं को डैमेज करती है। अल्टीमेटली डैमेज DNA को होना है, और DNA डैमेज जब होगा और रिपेयर उसका जब होगा, वो ठीक से रिपेयर ना हो तो कैंसर सेल का रूप ले लेगा, मतलब उसको ऑटोनॉमी में डाल देगा, अराजक बना देगा, एनार्की, और उसके बाद बढ़ने लगा। उसमें बढ़ने की जो क्षमता है ये खत्म हो जाएगी और ये सेल पनपने लगेगा। इसको करने में एक दिन का समय नहीं लगेगा। तो जो आपने बात पूछी, रिमेनिंग 85% कैंसर को अब जो रिसर्च कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिक डिजीज, माइटोकॉन्ड्रिया हमारी सेल के अंदर एक पावर हाउस है जो ATP जनरेट करता है और हमें एनर्जी देता है। पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिक डिजीज मतलब मेटाबॉलिज्म, मतलब जो हम खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको कैसे सुचारू रूप से बॉडी डाइजेस्ट करती है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे अगर मेटाबॉलिक डिफेक्टिव हो तो कैंसर होगा 85% लोगों में। अब उसका कारण क्या हो सकता है? ये कारण सब कॉमन होगा जो आपने सवाल किया: हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ओबेसिटी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, डिमेंशिया, बच्चों में ADD, ADHD, ये सारे समझ लीजिए कि एक रास्ते पे चल रहे हैं, अलग अलग बीमारियां बीच में पड़ रही है और फर्दर और गड़बड़ी होकर तब कैंसर आएगा। अब ये क्या हो सकता है? जब मैं कहता हूँ जितनी बीमारियों का नाम अभी मैंने बताया, कैंसर, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, ये बीमारी नहीं है। बीमारी सेल के अंदर है, मॉलिक्यूलर लेवल पे, जिसको बीमारी इसलिए लोग नहीं कह रहे हैं कि उसकी कोई दवा ना बनी है ना बन सकती है। कैंसर की दवा बनी है, हार्ट डिजीज की दवा बनी, इसलिए इसमें एक बाजारवाद भी है, इसलिए इसको बीमारी कहते हैं। एक्चुअल बीमारी कहाँ है? जो आपने पूछा कि क्या ऐसी बीमारियां कलेक्ट होते जाएं तो बन सकती हैं। सारी बीमारियों के पीछे ये कॉमन चीजें 8 हैं।
जो साइंस के विद्यार्थी होंगे वो समझ लेंगे, जस्ट दर्शकों के लिए मैं बताता हूँ। ग्लाइकेशन, मिथाइलेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन, इस तरह की बीमारियां हमारे सेल के अंदर पहले डेवलप होगी, वो रिपेयर नहीं हो और इसका एक्युमुलेशन बढ़ता चला जाए। यही हार्ट डिजीज कराएगा, हाइपरटेंशन कराएगा, डायबिटीज कराएगा या कैंसर कराएगा। और डायबिटीज और कैंसर तो इतना क्लोजली रिलेटेड है कि टाइप 1 डायबिटीज अलग है जिसमें इंसुलिन डेफिशिएंट होगा, मतलब बच्चे के पैंक्रियाज में बीटा सेल जो इंसुलिन बनाता है इसकी कमी हो या इंसुलिन बन ही नहीं रहा हो। टाइप 2 डायबिटीज जो कॉमन डायबिटीज, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ठीक है, मतलब इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा है लेकिन ग्लूकोज की मात्रा भी ज़्यादा है, तो इंसुलिन और बढ़ाते रहते हैं आप। और हाइपर इंसुलिनिमिया मतलब इंसुलिन का ज़्यादा होना कैंसर को बढ़ाता है। तो ये दोनों तो का रास्ता एक ऐसा है। हो गया कि हम लोग एक डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं और किसी के लिए रास्ता बना रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर मतलब इसमें ट्रीटमेंट कैसे हो? फिर मैं अगर किसी डिजीज में हूँ, अगर मुझे कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर डायबिटीज़ है या फिर बीपी की प्रॉब्लम है, तो मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनका मुझे ध्यान रखना चाहिए कि कोई और बीमारी का रूप ना ले वो? जो मैंने कहा एक्चुअल डिजीजेस, टेक्निकली जो मैंने बताया, ग्लाइकेशन, मिथाइलेशन, दीज डिजीजेज आर नॉट ड्रगेबल, इसकी दवा नहीं है। दीज आर फूडेबल, मतलब खाने से आप इन बीमारियों को होने से रोक सकते हैं। सिर्फ खाने से? सिर्फ खाने से मतलब है खान पीन, आहार हाँ, विहार, मतलब ठीक है, सारा। लाइफस्टाइल बोल सकता हूँ पूरा लाइफस्टाइल बोल दें, ओके। खाना मेजर होगा। हम्म। और कैंसर में 30 से 35% कारण कैंसर होने का सिर्फ आपके खाने पीने से। बाकी 30% में स्मोकिंग, अल्कोहल, 10% में मोटापा, इन्फेक्शन, ये सब आता है। मतलब आप सोच लीजिए कि 35% कारण सिर्फ आपके खाने पीने से संबंधित है। और ये कारण कोई ध्यान नहीं देता है, मतलब मोस्टली वो देखते हैं कि अगर मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूँ, अल्कोहल नहीं कंज्यूम बिल्कुल। कर रहा हूँ, तो मतलब मुझे कैंसर नहीं होगा। बिल्कुल। अब इस पे इसलिए ध्यान नहीं दिया है, दोनों तरह से बाजारवाद इन्वॉल्व है। जो इस विधा को जान रहे हैं वो नहीं बोल रहे हैं कि लोग बीमार हों तब अस्पताल जाएंगे, ट्रू, तब खर्चा करेंगे। इसलिए नहीं बोल रहे हैं। और दूसरे लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि इसमें कोई कंज्यूमरिज्म नहीं है। अगर लोगों को आप ठीक रखने लगे हाँ, तो फिर व्यवसाय का क्या होगा? ट्रू। दूसरा, खाने पीने का इतना व्यवसाय क्यों बढ़ा, आपने सोचा? होमोसेपियंस या फॉर दैट मैटर कोई भी लिविंग क्रिएचर दो ही चीज के लिए काम करता है, ठीक है। ओन सर्वाइवल, अपने आप को कैसे जिंदा रखे, एंड स्पेसीज सर्वाइवल, प्रोजेनी कैसे बढ़े। ठीक है। तो अपने आप को जिंदा कर रखने के लिए जो हमारे ब्रेन को सिग्नल दिया गया भूख का, आपको भूख लगेगी, लेकिन भूख और वासना में फर्क समझ आना चाहिए। ट्रू। भूख लगेगी तो एनर्जी सोर्स के लिए आप कुछ भी एनर्जी सोर्स ले सकते हो, उससे स्वाद की जरूरत नहीं लगेगी आपको। लेकिन जब स्वाद के लिए खा रहे हैं, मतलब वासना, ये आपको एनर्जी सरप्लस में देगा और ये बीमारियों का कारण बनेगा। ये समझने की जरूरत है। एंड स्पेसीज सर्वाइवल के लिए सेक्स दिया गया जो आपको प्रोजेनी, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयारी कराएगा। तो इसके लिए करते हैं। इसलिए फूड इंडस्ट्री इसी साइकोलॉजी का फायदा उठा के आपके मार्केट में नई नई चीजें पंप करता है। और उस फूड इंडस्ट्री में उन चीजों का एडिक्शन सबसे ज्यादा होता है जिसमें शुगर हो। ओके। शुगर इज एडिक्टिव, बहुत ज्यादा। और शुगर कुछ पॉडकास्ट पे लोगों ने सुना तो उस पर लिखा सोशल मीडिया पे, जब मैं कहता हूँ शुगर इज अल्कोहल फॉर द चिल्ड्रन, तो लोगों ने लिखा कि फिर तो मैं अल्कोहल ही ले लेता हूँ। लेकिन ये तो देखिए तर्क कुतर्क वाली बात हो गई। सही बात। इसका मतलब मैं ये हर समय कहता हूँ, अल्कोहल इज एडिक्टिव, शुगर इज एडिक्टिव। अल्कोहल फैटी लिवर कराता है, शुगर फैटी लिवर कराता है। अल्कोहल कैंसर कराता है, ओबेसिटी कराता है, शुगर भी कैंसर कराता है, ओबेसिटी कराता है। इस तरह से समानता है। तो मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि पहले फैटी लिवर सिर्फ एडल्ट में देखा जाता था, ठीक है। अब छोटे बच्चों को जिन्होंने कभी अल्कोहल छुआ नहीं, उनको फैटी लिवर क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ एक्सेस शुगर। अब आप समझ रहे हैं, शुगर की जब चर्चा हो रही तो क्या शुगर में मतलब जो मीठी चीजें हमें लग रही उसी में शुगर है? दर्शक जो सुन रहे हैं अभी नमकीन का पैकेट उठाएं, पीछे पढ़ें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के साथ एडेड शुगर लिखा है। तो नमकीन जब आप खाने जा रहे थे तो शुगर क्यों मिलाया गया? ट्रू, मतलब ये तो सोचने वाली सच में बात है कि आखिरी बात समझ में। अब सोचिए कि आपको एडिक्ट करने के लिए, लेकिन आप नमकीन खाने के टेस्ट में थे, तो आपको मीठा ना लगे इसके लिए सॉल्ट बढ़ा दिया गया।
ठीक है। और भी मसाले डाल दिए गए। और आमतौर पे ऐसी चीजें हाई इन फैट होती है, इसको कहते हैं HSSF, हाई इन शुगर, सॉल्ट एंड फैट। ठीक है। और फैट कौन सा? पाम ऑयल, जिसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड है। अगेन माइटोकॉन्ड्रियल सप्रेसेंट, हार्ट अटैक बढ़ाएगा, हाइपरटेंशन बढ़ाएगा, कैंसर कराएगा। तो बेसिकली ये जो नमकीन का पैकेट आप लेके बैठे हैं, ये कैंसर का पैकेट है। ये तो बहुत कॉमन होता है, बच्चों के लिए भी कॉमन होता है कि एक चिप्स का पैकेट ला के बच्चों को दे देते हैं और स्टार्टिंग से ही एक आदत लगवा देते हैं। ये 3 वर्ड पे मैं आऊँगा, शुगर, सॉल्ट और पाम ऑयल। तो इनके बारे में बताइए कि कैसे मैं इन्हें कम कर सकता हूँ अपनी लाइफ़स्टाइल में? क्योंकि अब हम लोग शायद लाइफ़स्टाइल पे आ गए हैं। मैं डेली अगर मॉर्निंग में उठ रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मेरी बॉडी में शुगर तो जा रहा है। चाहे मैं सुबह उठ रहा हूँ और चाय पी रहा हूँ, उसके रूप में जा रहा है, या फिर मैं कुछ फूड का कोई पैकेट खोला, उसको खा रहा हूँ मैं, उस पे गया शुगर। पाम ऑयल की अगर हमने बात की तो कुछ भी है, जैसे-जैसे वो स्टार्ट होते जा रहा है हमारा डे, इन तीनों में से कोई ना कोई प्रोडक्ट हमारे शरीर में जा रहा है और सरप्लस में ही जा रहा है, जितना हमें रिक्वायर्ड है। तो इसे धीरे-धीरे कम कैसे किया जाए, शुगर? इसको एक-एक करके करें। ठीक है। शुगर, शुगर का मतलब लोग समझते हैं मीठी चीज। हुँ। ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है। अब चलिए चीनी से बात शुरू करें। चीनी या कोई भी इस तरह की चीज जिसमें सुक्रोज होता है। सुक्रोज में 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज मिला हुआ है। फ्रुक्टोज जो कि फल से निकलता है, कॉर्न से निकलता है, मैपल सिरप में होता है, 3 टाइम्स ज़्यादा मीठा है ग्लूकोज से। तो प्योर ग्लूकोज आप नहीं लेते हैं, जब भी लेते हैं फ्रुक्टोज के साथ, ताकि मीठा लगे। ट्रू। ग्लूकोज इज एसेंशियल फॉर लाइफ, बट ग्लूकोज इज नॉट एसेंशियल इन द फूड। अंतर को समझिए। बॉडी के अंदर सिस्टम है कि आप फैट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, इसको कन्वर्ट करके ग्लूकोज बना के आपके सेल तक पहुंचा देता है। लेकिन जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेते हैं, एब्जॉर्प्शन के बाद उसका कर्व सडन ऊपर जाता है, जिसको ग्लाइसेमिक लोड कहते हैं, जो डायरेक्ट शुगर आप ले रहे हैं। लिवर की एक कैपेसिटी है, पर डे कितना अल्कोहल कंज्यूम करके आप डाइजेस्ट कर सकते हैं और पर डे कितना शुगर डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। रिकमेंडेड एवरेज, रिकमेंडेड इनटेक एक पुरुष के लिए 24 ग्राम शुगर पर डे अपर लिमिट है। ओके, मतलब इतना हम लोग अगर ले रहे हैं तो ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ शुगर अगर ले रहे हैं तो ठीक है। और महिलाओं के लिए 18 ग्राम पर डे। ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए लेबर क्लास के लोग हैं, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, एथलीट हैं, जो कंज्यूम कर सकते हैं, उनके लिए अलग। एवरेज सिटिंग 2000 कैलोरी जिनकी रिक्वायरमेंट है, उसमें इतना मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन एक कोल्ड ड्रिंक आप जब लेते हैं तो 39 ग्राम शुगर एक कोल्ड ड्रिंक में आप पी लेते हैं। 39 ग्राम। Okay. मीठी चीज़ों को आप हटा दें, कितने लोगों से आप पूछेंगे, बताएंगे मैं तो मीठा लेता ही नहीं, शुगर नहीं लेता। मैं तो डाइट में हूं। तो अब हर पैक्ड फूड जो हाथ में उठा रहे हैं उसमें पढ़िए कि एडेड शुगर कितना है। एक 50 ग्राम के नमकीन के पैकेट में 6 ग्राम एडेड शुगर है। फिर अब जोड़ते चले जाएं। आप क्रॉस कर रहे थे, चाय की प्याली लिए, 2 बिस्किट उठा खा लिया, शुगर कितना गया। और जितना स्पाइक, ग्लूकोज स्पाइक ऊपर जाएगा, इंसुलिन स्पाइक ऊपर जाएगा, और जितनी बार ऊपर जाएगा इतना ज़्यादा रिस्क रहेगा डायबिटीज, हार्ट अटैक और कैंसर होने का, जितना स्पाइक होगा। तो पहले जो आपने बात कही शुगर, तो शुगर को आपको समझने की जरूरत है कैसे ले सकते हैं। फ्रूट जूस, एनर्जी ड्रिंक, ये सब अगर मैं कहूँ तो पॉइजन है। जो इच्छुक हैं फल खाने में, वो एज इट इज फल रिकमेंडेड इनटेक में अपने सीजन के हिसाब से खाएं, प्रिजर्व फ्रूट्स ना खाएं और जूस ना लें। अगर ये आपको ज्ञान हो गया तो ये तय रखिए कि पर डे शुगर आपका कम होता चला जाएगा। सॉल्ट, सॉल्ट इनटेक 6 ग्राम पर डे एक इंसान के लिए, इंडिया जैसे कंट्री में रहने के लिए 6 ग्राम नमक एडेड शुगर की जरूरत है। नमक बेसिकली क्या है? सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम आपको मिल जाता है, एडिशनल में एडेड में मैग्नीशियम, ये सब मिलता है। अब सोडियम क्लोराइड आपको, सोडियम एंड क्लोराइड वेजिटेबल में भी है, बहुत सारे सीरियल्स में है, वहां से ले रहे हैं। तो टॉप अप एडेड 6 ग्राम। अब 6 ग्राम लग रहा होगा पता नहीं कितना होता है। हाँ। डिजिटल मशीन आती है, छोटी सी किचन मशीन, जो 1 ग्राम भी मेजर कर सकती है। तो इस मशीन को 250 रुपये की मशीन है, हर रसोई में रख लीजिए। आप अंदाजा करेंगे तब आपको समझ में आएगा पर डे आप खा के रहे थे 6 ग्राम सॉल्ट कितना कम है, 24 ग्राम शुगर कितना कम है। इस तरह से कम करना है। नींद और नमक जितना बढ़ाते जाएंगे, ये दोनों चीजें बढ़ती जाएंगी। नींद और नमक, नींद और नमक आप ट्राई करके देखिएगा। रिलेट कर रहे हैं हम लोग। आज
आपने खाना खाया, ठीक है। अगले दिन खाने में थोड़ा नमक एडेड और ले लें, अगले दिन यही नमक फिर कम लेगा, फिर और लेंगे। इसकी कैपेसिटी आप कहीं भी ले जा सकते हैं, इतना एडेप्टिव है। नींद, आप 7-8 घंटे सोते थे, 2 घंटे ज़्यादा सो के देख लीजिए, और सोइए और सोइए, नींद बढ़ती जाएगी, अनलेस कि आप तनाव में ना हो। तो ये एक डिक्टम कहा गया कि नींद और नमक जितना बढ़ाते जाएं बढ़ते जाए, और जितना आप बैलेंस करना चाहें आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो सॉल्ट पे ऐसे काम करें, आप हर चीज़ों को चेक करना चालू करें, कब कब आप एडेड सॉल्ट ले रहे हैं। उसके बाद फैट, ऑल फैट आर नॉट बैड। मैक्सिमम लोग समझते हैं चर्बी छोड़ दो, फैटी लीवर हुआ, फैटी लीवर के पीछे की वजह शुगर है, न कि फैट है, लोगों को पता भी नहीं है। फैट किसी भी फॉर्म में 9 कैलोरी पर ग्राम आपको एनर्जी देता है। प्रोटीन एंड शुगर 4 कैलोरी पर ग्राम देता है। फैट को डिग्रेड होके एनर्जी फॉर्म में पहुंचने में समय लगता है। प्लस फैट जीरो करेंगे तो फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के आपके बॉडी को नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए एक रिकमेंडेड इनटेक ऑफ फैट आपको चाहिए। नॉर्थ इंडिया के लिए जो रिकमेंडेड है, सरसों का तेल, घी, देसी घी, ये आप ले सकते हैं। ओमेगा 6 फैटी एसिड रिकमेंडेड नहीं है। ओमेगा 6 फैटी एसिड इन्फ्लेमेटरी फैटी एसिड है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आप ले सकते हैं, जो आपको मिलता है अखरोट में, फिश ऑयल में, फ्लैक्सीड में, ये आपके लिए रिकमेंडेड है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और बॉडी के नर्व को यंग रखने में ओमेगा 3 हमें चाहिए। तो इसको बैलेंस करें इस तरह से। प्लस एक्टिविटी जब करेंगे तो यही फैट आप बर्न कर लेंगे। वो एक्टिविटी तो इसी को बैलेंस करने की जरूरत है। HSSF को बैलेंस करके अपने लाइफ में धीरे धीरे कम करना है। ट्रू। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल में हम कर रहे हैं जो बैलेंस करना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे ही वो इम्बैलेंस होती है, कुछ ना कुछ इकट्ठा होते जाती है। जैसे हमने नमक के बारे में बात की, शुगर के बारे में बात की, फैट के बारे में बात की, और शायद इतना कोई ध्यान भी नहीं देता। हर किसी को ये लगता है कि मुझे तो नहीं होगा कुछ, बढ़िया खाओ, बढ़िया सो। हमें जो शुरू से ही बोला जाता है कि अच्छे से खाओ, अच्छे से सो, और कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक होगा। आई थिंक मैं इसको थोड़ा और लिमिट करता हूँ और ये पूछना चाहता हूँ कि टॉप 3 ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हमें आज से अवॉइड करने चाहिए, या फिर जो ओवर द पीरियड कैंसर कॉजिंग होते हैं। जब अपने फूड की बात कही, जितनी प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होगा ये बीमारियों का कारण होगा, जिसमें कैंसर भी है। प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड किसे कहते हैं ये समझने की जरूरत है। ब्राजील का क्लासिफिकेशन नोवा क्लासिफिकेशन, फूड का नोवा 1, 2, 3, 4। 1 and 2 इंसान के खाने योग्य है, एंड 3 and 4 प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने योग्य नहीं है। कैसे समझेंगे? खेत में कोई चीज जब उगाई गई, वो इंसान के मुंह तक पहुंचने में उसकी जितनी ज्यादा प्रोसेसिंग होगी उतना ही इंसान के लिए नुकसान करता जाएगा। और जितनी कम प्रोसेसिंग होगी, रॉ होगा, उतना बेहतर होगा। उदाहरण के तौर पे आप गेहूं का आटा पिसवाते हैं, उसमें फाइबर भी है, स्टार्च भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, थोड़े से विटामिन भी हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको मैदा कर दिया जाए तो फाइबर आउट कर दिया, केमिकल दिया गया प्यूरिफाई करने के लिए, वाइट बनाने के लिए, और इसके जो विटामिन एंटीऑक्सीडेंट जो आउटर कोटिंग में था ये भी निकाल दिया गया। तो आप सडन ग्लूकोज पीक लिया, केमिकल को साथ में ले लिया। इसी तरह से जितनी चीजें प्रोसेस करके बनाई जाती है उसकी शेल्फ लाइफ, SHELF मतलब अलमीरा पे रखने की लाइफ बढ़ाने के लिए, लेकिन सेल्फ लाइफ आपकी कम होती है, इस पे आप ध्यान नहीं देते। तो पहली चीज आपके लाइफ से जो हटानी है, कोई भी डब्बा बंद चीज, प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ खाना या पीना, ठीक है, आप अपनी लाइफ से हटाएं। अब इसको याद कैसे रखेंगे? लिस्ट तो इतनी बड़ी पॉडकास्ट में दी नहीं जा सकती है। मतलब मेरे को लगता है हर चीज पैक्ड, और अब तो हम लोग ऐसे मूव आउट हो रहे हैं लाइफस्टाइल में कि हम लोग हर कुछ पैक्ड ही खा रहे हैं, चाहे खाना हो चाहे कुछ भी हो, वो बेतरतीब खा रहे हैं। इसको ऐसे याद रखें, 3 रसोई है। भगवान की रसोई, प्रकृति ने एज इट इज जो दिया आप खा सकते हैं, भगवान की रसोई ये आपको स्वस्थ रखेगी। इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन जो हमारे रसोई में गरम गरम बन रहा हो, चावल दाल सब्जी रोटी जो भी खाना चाहें, इंसान की रसोई। शैतान की रसोई,
जो भी चीजें पैक करके आपके पास भेजी जा रही है उसमें तो अब ऐप बेस्ड इतने फूड स्टफ आपके पास आ रहे हैं, प्लास्टिक के डब्बे में बंद होके, प्लास्टिक से केमिकल लीच हुआ गरम, उसके बाद आपने और टाइम पे कभी रात में ऐप बेस्ड ऑर्डर करके खाना खाया जो True. सर्कैडियन रिदम के उल्टा किया आपने, जिसमें इंटेस्टिन को रेस्ट चाहिए, आपने इंटेस्टिन को लोड दिया। उसके साथ आपको एनर्जी ड्रिंक एक ऑफर में दे दिया गया। ऑफर में इसलिए दिया गया कि रात को आपने जब खाना ऑर्डर किया है तो थोड़ा उससे एडिक्शन हो और थोड़ा सा शुगरी ड्रिंक से एडिक्शन हो, ताकि अगले दिन फिर आप मंगाएं। ट्रू। दूसरा कंज्यूमरिज्म में क्या किया गया, आप किसी भी बड़े फूड चेन को देखिए, उनके बोर्ड में मैक्सिमम कलर रेड क्यों होता है? विबिग्योर स्पेक्ट्रम में रेड आपको सबसे दूर से दिखता है, इसलिए रुकने के लिए लाइट रेड लाइट की गई। तो जिस फूड पैकेट पे आपके बच्चे को अट्रैक्ट करना है उसमें रेड जरूर होगा। बड़े बड़े आउटलेट को जरा सोच के देखिए, उसका कलर मैक्सिमम क्या है? रेड है। तो मैं इसको वेज नॉन वेज से रिलेट कर रहा हूँ क्या? ये तो जनरल खाने की बात हुई। वेज वर्सेस नॉन वेज, ओब्वियसली मैं उस बात पे आ रहा था। प्रोसेस अल्ट्रा प्रोसेस पहले हटा दिया, ठीक है। प्लांट बेस्ड फूड ऑलवेज बेटर। दिस इज द सेकंड पॉइंट कि हमें प्लांट बेस्ड फूड पे आना चाहिए। ठीक है। प्लांट बेस्ड फूड, अनेकों रिसर्च आ गया, प्लांट बेस्ड फूड बेटर है। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए ये है कि आपका 70% फाइबर या प्लांट बेस्ड फूड हो, 30% आपका नॉन वेज फूड हो, वो भी प्रोसेस्ड, पैक्ड, प्रिजर्व्ड नॉन वेज ना हो, स्मोकी कुक ना हो। जैसे जापान में स्मोक्ड नॉन वेज का बड़ा कल्चर है। उससे नाइट्रोसामिन जनरेट होता है जो स्टमक कैंसर, खाने की थैली का कैंसर कराता है। इसलिए जापान में स्टमक कैंसर बहुत कॉमन है। इन चीज़ों का ध्यान दें। लेकिन नॉन वेजिटेरियन लोगों की दिक्कत क्या है कि नॉन वेज जब खाते हैं तो उनके लिए वेजिटेरियन खाना बिल्कुल बेकार है। ट्रू, ऐसा होता है। जबकि उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक प्लेट सलाद खाओ अगर नॉन वेज खाना है तो। ओके, साथ में पहले सलाद खाओ। ओके। और अच्छा, चलिए इसी पे बताता हूँ। खाने में कोशिश ये करनी चाहिए हर इंसान को, पहले आप फाइबर लें। फाइबर आपको सब्जी में, सलाद में मिलेगा। फिर आप प्रोटीन फैट लें। प्रोटीन फैट दाल है, राजमा है, जो भी आप खाते हैं। और थर्ड में कार्ब लें। कार्ब सबसे कम और लास्ट में। कार्ब से मतलब है कॉम्प्लेक्स कार्ब, जिसमें आपका चावल, रोटी, इस तरह की चीज़ें आती हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोसेस्ड नहीं। अगर इस सीक्वेंस में खाना लेंगे तो ग्लाइसेमिक लोड स्लो बढ़ेगा, लिवर पे लोड नहीं बढ़ेगा, इंसुलिन का बहुत पीक नहीं होगा और कैंसर, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों से बचेंगे। ट्रू। आई थिंक हमने बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात कर ली। सो बोलते भी है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्योंकि वहाँ उस स्टेज तक पहुँचना ही क्यों है, जबकि कुछ चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में ही चेंज करके हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे। इसमें जब लाइफस्टाइल की बात होती है तो एक बहुत ही काउंटर एग्जांपल दिया जाता है। हमारे क्रिकेट के बहुत बड़े प्लेयर हैं युवराज सिंह। एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है वो, ठीक है। वो एक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, अपने शरीर का ध्यान भी रखते हैं, बट इसके बाद भी ऐसा कौन सा रूटीन ब्रेक होना या फिर क्या चीज़ है जिससे कैंसर हुआ उन्हें? युवराज सिंह को जो कैंसर हुआ था, बहुत कन्फ्यूजन था। जिस दिन उन्होंने उनके जानने वाले ने जब डिक्लेयर किया था तो कन्फ्यूजन ये था कि उनको लंग कैंसर हुआ और लोगों ने कोरिलेट किया था कि नाइट लाइफ, पार्टी, दिस दैट, जबकि बिल्कुल गलत था। युवराज सिंह को हुआ था एक्स्ट्रा गोनेडल जर्म सेल ट्यूमर। जैसे इंसान में, पुरुषों में टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ये ट्यूमर जो होता है उसको कहते हैं जर्म सेल ट्यूमर। एक्स्ट्रा गोनेडल मतलब टेस्टिस से बाहर ये अगर ट्यूमर बने, उनके फेफड़े के बीच में एक ट्यूमर बना था जो एक्स्ट्रा गोनेडल जर्म सेल ट्यूमर। ये ट्यूमर कंजेनिटल मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो अपने माँ के गर्भ से जब निकलता है तभी कुछ सेल रेमिनेंट, मतलब वहाँ बचे हुए सेल्स टेस्टिकल के वहाँ रहते हैं और बाद में किसी कारणवश ट्यूमर का रूप ले ले। इसका किसी भी लाइफस्टाइल से, किसी भी फिटनेस प्रोग्राम से इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब कोई ऐसी लाइफस्टाइल नहीं है जो इस ट्यूमर को एक्टिवेट करती है। तो इसलिए ये कंफ्यूजन हटाना है कि उनको कोई लाइफस्टाइल रिलेटेड ट्यूमर था। आई थिंक ये काफ़ी क्लियर हुआ। अदरवाइज किसी को भी कुछ बोलो लाइफस्टाइल से रिलेटेड तो बोलेंगे फिर युवराज सिंह को क्यों हुआ। अभी जब सेलिब्रिटीज़ की बात हो ही रही है तो मैं संजय दत्त का भी एक एग्जांपल लूँगा। हिना खान भी अभी डायग्नोस्ड हुई हैं, बट मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करूँगा कि जब भी किसी को कैंसर होता है या फिर कोई भी बड़ी बीमारी होती है, हम लोग फॉरेन चले जाते हैं इलाज के लिए।
तो क्या आपको लगता है कि हमारी इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम इज इनफ टू बैटल द सो कॉल्ड बिग डिजीज? इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी बैलेंस्ड है। अब मैं आ रहा हूँ, पहले तो ये शुरू करें सेलिब्रिटी, सो कॉल्ड, Yeah. मैं सेलिब्रिटी नहीं मानता उनको, लेकिन सो कॉल्ड सेलिब्रिटी क्यों जाते हैं बाहर? मीडिया से बचने के लिए, मीडिया से बचने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ ज़्यादा खर्च हो तो लोगों की एक मानसिकता बनी हुई कि हाँ। इलाज वहाँ अच्छा होता है। जो बात आपने हिना खान की कि इरफान खान को कैंसर इरफान हुआ, खान को भी हुआ था। तो इसमें 2 पहलू है। एक बाहर क्यों गया, मैंने बता दिया, ठीक है। जिसके पास पैसे हैं हम्म, वो बाहर जा सकता है, मीडिया से बचना भी है, जरूरी भी हो गया। ट्रस्ट भी तो- बाहर ही ज्यादा होता है कि पैसे शायद क्योंकि मैं खर्च बाहर होते से हैं। ज्यादा जल्दी ठीक हो जाऊं। देखिए, इसमें समझने की जरूरत है नीड एंड वांट। ठीक है। इंडिया नीड कैंसर ट्रीटमेंट एंड फैसिलिटी फॉर कैंसर। हम्म। वांट, अगर हमारे पास फिजिबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, तो हम इलाज कहीं करा सकते हैं। ट्रू। ये जरूरी नहीं है कि इंडिया में इलाज की कमी हुई इसलिए हम बाहर गए, ये अलग पहलू है। दूसरा पहलू आता है सेलिब्रिटी, और लोग समझते हैं सेलिब्रिटी मतलब ये तो बहुत फिट रहते हैं, अपने खाने पीने का बहुत हाँ, ध्यान मतलब देते हैं। काफी अब खाने चलिए पीने एक एक चीज को जोड़ते हैं। ठीक है। रात में ये लोग काम करते हैं, दिन में सोते हैं। एबनॉर्मल सर्कैडियन रिदम, सर्कैडियन रिदम ब्रेन के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो सूरज की किरणें जब निकलती है उससे हमें जगाता है और सनसेट के समय हमें सुलाना चाहता है। ठीक है। इसको अगर आप बिल्कुल रिवर्स कर देंगे या उल्टा कर देंगे, मतलब रात को जगे रहेंगे, दिन में सोएंगे, तो कैंसर, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसी बीमारी बढ़ेगी। ये नर्सेज स्टडी हुई यूनाइटेड किंगडम में, जिसमें पहले नर्सेज को रिक्रूट किया गया, बाद में और भी महिलाओं को किया गया जो अच्छा। रात में काम करती थी। देखा गया स्तन कैंसर बढ़ गया। तो पहला, रात में जगना। दूसरा, कौन सा खाना खाते हैं ये? क्या अपने घर का गेहूं का पिसा हुआ आटा उसकी रोटी खाते हैं? खेत का चावल खाते हैं? या इनके लिए सैंडविच और ये सब 5 स्टार से पैक होके आता है? कुछ फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूं, अच्छे फेमस हैं, जिनकी लाइफस्टाइल वाकई फॉलो करने लायक है, जो टाइम पे एक्सरसाइज करते हैं, टाइम पे सोते हैं, बाहर की चीजें नहीं खाते हैं, घर का बना खाते हैं, वो अलग हैं, उनके बारे में चर्चा कोई नहीं कर रहा है। दूसरा, तीसरा, ये कॉस्मेटिक का इस्तेमाल। जितना ज्यादा कॉस्मेटिक का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, जिसमें हैवी मेटल्स और बहुत सारे कैंसर फॉर्मिंग एजेंट्स हैं जो ट्रांसक्यूटेनियस मतलब स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है, इसके बारे में इनको अवेयरनेस किसी ने दिया? नहीं, ये तो अवेयरनेस ऐसा है कि जो बहुत कॉमन लोग भी मिस करते हैं कि हमें कुछ भी कॉस्मेटिक मटेरियल दिखा, हम बोलते हैं कि यार फेस में अप्लाई करें, मतलब ये ऐसा हो रहा है कि स्किन के थ्रू ही वो हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, ट्रांसक्यूटेनियस। तो इसलिए इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है कि किसी भी कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करने से पहले डोज एंड ड्यूरेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि उसके अंदर है क्या, पैराबेन है कि नहीं, थैलेट्स है कि नहीं, और ड्यूरेशन कितना फ्रिक्वेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल करने के बाद क्लीन करके हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं। जितनी देर टच में रहेगा उतना एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। इन चीज़ों का ध्यान देना है। उसके बाद इनके घर में भी खाना बनता है, किस में बनता है? नॉन स्टिक के बर्तन में। ठीक है, नॉन स्टिक का बर्तन। क्या लोहे और पीतल के बर्तन में बनाते हैं ये लोग जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं? उसमें क्या है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन पीफैस एलिमेंट है, पीफॉस है, पर एंड पॉली फ्लोरो एल्कलाइल सब्सटेंस। इसको कहा था फॉरएवर केमिकल, सदैव सदैव के लिए रहने वाला। हमारे शरीर में एक बार चला गया या वातावरण में आ गया तो कभी खत्म नहीं हो गया। ये नॉन स्टिक तो हर कोई यूज करता है। एग्जैक्टली। यूएस नॉन स्टिक बैन किया, अब जाके उन्होंने चेक किया तो बैंडेड जो हाथ कटने पे लगाते थे उसमें जो क्या उसको वाटर रेजिस्टेंट बैंडेड, उसको बैन किया है रिसेंटली, क्योंकि उसमें पीफैस था। आपका पिज्जा कवर होके आता है बटर पेपर, घर में आप बटर पेपर इस्तेमाल करते हैं, उसमें कैसे नॉन ग्रीजी होता है? कागज कभी नॉन ग्रीजी हो सकता है क्या? उसको नॉन ग्रीजी बनाने के लिए पीफैस की कोटिंग होती है और वो कैंसर फॉर्मिंग है। इस तरह से जब इनकी लाइफस्टाइल को आप डिकोड कीजिएगा तो पता चलेगा ये भी अज्ञानता के वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जो बीमारी का कारण है, इनको पता भी नहीं है। तो हमें जागरूक ये होना है कि नेचर हमारे लिए जो भी चीजें बना के दे रहा है बहुत ही अच्छा बना के दे रहा है, अनलेस कि इंसान ने उसको बर्बाद ना कर दिया और जिससे वायु को प्रदूषित कर दिया, अंडरग्राउंड वाटर को पीने लायक नहीं छोड़ा, इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर डाल के खाना मतलब प्रोड्यूस उगा रहे हैं, ये अलग चीज है। अदरवाइज नेचर एज इट इज दे रहा था,
इसको खराब करके, अब रिसेंटली आपने सुना होगा सिंगापुर हांगकांग में मसाले पकड़े गए जिसमें कैंसर फॉर्मिंग गैस मिली, तो मसाले को लंबा कैसे प्रिजर्व करेंगे? इथिलीन ऑक्साइड गैस डाल के भेजते थे। ट्रू। इन चीजों पे बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। अब लोग सोच रहे होंगे, सुन के डर भी रहे होंगे ट्रू। कि करें क्या। करे क्या? करना सिंपल है, बैक टू बेसिक्स। ठीक है। आपका किसी भी गांव में ताल्लुकात हो, गांव से संपर्क बनाए, अपने जरूरत की चीजें वहां से जब किसान उगाता है उससे डायरेक्टली लें, डायरेक्टली प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द फार्मर। दिल्ली एनसीआर में जो रह रहे हैं 10 फैमिली इकट्ठा करें, ग्रुप बनाएं, आसपास गांव में किसानों से दोस्ती करें, उनकी भी बिक्री डायरेक्ट आपके पास हो जाएगी, आपको भी शुद्ध भोजन के लिए चीजें मिल जाएगी। बड़ा सिंपल है। और 10 फैमिली अगर मिल जाएंगे, आपको महीने में एक बार अगर टर्न में मान लूँ कि जाना पड़ रहा है, तो पूरे साल में एक बार आपको जाना पड़ेगा, शुद्ध खाना मिल सकता है आपको। सर ये तो बिजनेस आइडिया बता दिया आपने। लेकिन बेहतर ये होगा छोटे लोग मिलके कर लें। बड़ा बिजनेस हाउस जब आएगा तो इसमें भी करप्शन आ जाएगा। अभी आप इसके बारे में बात कर रहे हो, मेरे को लगता है कि अब तो लोग ब्लिंकिट और जेप्टो से ऊपर उठे नहीं है अभी तक, मतलब तो कहाँ से ग्रुप बनाएंगे और वहाँ से लेके आएंगे? मतलब दिस इज़ वेरी। देखिए, जब भी कंज्यूमरिज्म होता है तो सबसे पहले आपका कंफर्ट को एक्सप्लॉइट करता है। ट्रू। क्योंकि एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो हम पैक्ड फूड की बात कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा पैक्ड फूड जो इंडिया में चल रहे हैं वो यूएस और बाकी देशों में बैंड है। तो मुझे मतलब काफ़ी सुन के ये शौक लगा जब मैं रिसर्च कर रहा था फूड इंडस्ट्री के बारे में, कि ऐसा क्या हम लोग या तो पॉलिसीज़ में कुछ फॉल्ट है या फिर कंज्यूमरिज्म में इतना आगे बढ़ गए हम लोग कि जो डे टू डे पीपल्स उसको कंज्यूम कर रहे हैं उस पर भी हमारा ध्यान नहीं है। लाइक वी हैव ब्रॉट द स्टैंडर्ड सो डाउन अबाउट फूड इंडस्ट्री। इट्स ऑल अबाउट टेस्ट, कि मुझे कैसा लग रहा है, बस दैट्स ऑल। देखिए, फूड इंडस्ट्री कैसे काम करती है। अमेरिका में ग्रोसरी स्टोर में 73% फूड आइटम प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। 73%। पूरा वर्ल्ड 70% उसके खाने का कंट्रीब्यूटर कार्बोहाइड्रेट है, जो डेंजरस है। कार्ब को बहुत लंबे समय तक आप रख नहीं सकते हैं, इसलिए उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। इसी का उत्पाद बना ब्रेड, बन और इस तरह की जितनी भी चीजें आप देखते हैं, इसी का उत्पाद। कि कार्ब तो दिया आपको, फाइबरलेस करके दिया, बीमारी का कारण बना। डॉक्टर बर्केट एक अच्छा रिसर्चर है, उसने रिसर्च करके देखा था कि कोलोन कैंसर, मतलब बड़ी आंत का कैंसर, जो अमेरिका में काफी कॉमन है, अफ्रीका में कुछ रीजन में अननोन था, हुआ ही नहीं था। जैसे जैसे अमेरिकन कल्चर जब अफ्रीका में घुसा, वहां पे कोलोन कैंसर होने लगा। तब उसने 1978 में ये रिसर्च पेपर दिया कि जो प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जो अमेरिकन कल्चर का या अमेरिकन लाइफस्टाइल का पार्ट था, ये कोलोन कैंसर कराता है, जो कि अब तो वेल स्टैब्लिश्ड हो गया। इंडिया हम क्या कर रहे हैं? जब मैं एमबीबीएस का स्टूडेंट था, उस समय ये ब्रेड लॉन्च हुआ इंडिया में, और आज बताइए कौन सा घर ऐसा है जिसमें सुबह ब्रेकफास्ट में ब्रेड का इस्तेमाल नहीं होता है? क्या हम इंडियन हाथ से रोटी पराठे बनाना भूल गए? सिर्फ एक कंफर्ट जोन के चक्कर में आपको बाजारवाद में धकेला गया, आप बिना सोचे समझे उसमें पहुंच गए। आप क्या पढ़ते हैं? बहुत एक्सपायरी डेट। ट्रू। बस और लंबी एक्सपायरी डेट तो आप खुश होते हैं, आपको दुखी होना चाहिए। दूसरा क्या पढ़ते हैं? सेल्फ लाइफ बढ़ाई गई है, जो आपने अभी पॉडकास्ट में पहले बताया। बिल्कुल। दूसरा क्या आप देखते हैं? व्हाट इज इन द फूड? कार्ब, प्रोटीन, फैट, शुगर, सॉल्ट, ये तो देख लिया। लेकिन क्या उस पैकेट पे लिखा है व्हाट हैज बीन डन टू द फूड? मतलब उस खाने के साथ क्या क्या उत्पाद मचाया गया, ये नहीं लिखा होता। क्या क्या प्रोसेसिंग की गई, कौन कौन सा केमिकल डाला गया, कैसे बंद किया गया उसको। ट्रू। ये तो आपने देखा नहीं ना, उस पे लिखा गया। तो आइडियली उस पे तो लिखना चाहिए व्हाट हैज बीन डन टू द फूड, किस तरह से आपने प्रिजर्व किया उसको, किस तरह से हमारे पास पहुंचाया। ये इसकी जागरूकता नहीं है। तो जो दर्शक देख रहे हैं, अभी एक काम करें, अपनी पूरी दिनचर्या को एक रीएनालाइज करें, डिकोड करें, और किचन में जाएं, देखें कि क्या क्या सामान आप, तो पता चलेगा 70 to 80% आप भी उसी तरह शिफ्ट हो चुके हैं। एट द सेम टाइम, अब चलिए, जब मैं कह रहा हूं इस खाने से आप बीमार होंगे, तो अमेरिका, आपने पूछा सेलिब्रिटी जाते हैं बाहर इलाज कराने, अमेरिकन डॉक्टर्स
डिक्लेयर कर चुके हैं कि अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम इज ब्रोकन, बर्बाद है, छत बिछत है अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम। अच्छा, जी, ये तो मतलब हैरानी वाली बात हैरानी हुई वाली कि बात मैं है। अगर भरोसा कर रहा हूँ कि मैं फॉरेन जाके अपना इलाज कराऊंगा, अब मुझे ये पता चल रहा है कि ब्रोकन है। प्रॉपर रिसर्च है कि अगर इंश्योरेंस है तब तो ठीक है, ठीक है। इंश्योरेंस नहीं है तो अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम कितने लोगों को गरीब बनाया है। और सेम चीज इंडिया में शुरू हो गई। फिर वहां इलाज से के कारण यहाँ इंडिया में लोग गरीब हो रहे हैं, इलाज के खर्चे के कारण। फिर वहां से इंश्योरेंस कंपनी वाला फिर सारा ये उठाता है। हम्म, वेलनेस प्रोग्राम पे अमेरिका अब शिफ्ट हो रहा है। क्लीवेलैंड क्लिनिक ने भी खोल दिया वेलनेस प्रोग्राम, क्योंकि अमेरिका का जीडीपी इतना हाई है, उसका 16% लगभग हेल्थ बजट है। तब मैं कह रहा हूँ ब्रोकन हेल्थ केयर सिस्टम है। इंडिया का जीडीपी कितना कम है अमेरिका से, सोच लीजिए। उसका सिर्फ 1.9% हमारे हेल्थ बजट में है। पे जाता है। तो अगर मान लीजिए कि उस तरह बेतरतीब बीमारियां इंडिया में पनप गई तो आप समझ लीजिए कि क्या होगा। क्या हाल होगा। ट्रू। तो हमें जागरूक होने की जरूरत है कि वेलनेस प्रोग्राम, प्रिवेंशन प्रोग्राम, इस पे ज्यादा हम ध्यान दें, जिसमें खर्च कम या ना के बराबर है। ट्रू। लोगों को अवगत कराना है, और अगर कोई बीमार हो तो उसकी व्यवस्था बिल्कुल कंट्रोल्ड व्यवस्था ऐसी हो कि प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ऑलवेज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। मतलब प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को बेलगाम नहीं छोड़ देना है कि तुम्हें जो मर्जी है चार्ज कर लो। ट्रू। इस तरह से एक अम्ब्रेला बनाना चाहिए, बिकॉज हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट। तो हर स्टेट को एक अम्ब्रेला बनाना चाहिए कि उसके पूरे राज्य में सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल सबका एक कॉलेजियम बनाए, उस कॉलेजियम को रेगुलेट करे। सरकारी अस्पताल में भी खर्चे होते हैं, वो सरकारी राजस्व से आता है। प्राइवेट अस्पताल में जो खर्चे होते हैं, मान लीजिए आयुष्मान कार्ड चालू कर रहे हैं, तो आप सिंपली कहिए कि भाई इस स्टेट में कोई भी इलाज प्राइवेट में कराता है उसका बिल भेजिए, गवर्नमेंट खर्च करेगी। और इन द मीन टाइम आप गवर्नमेंट सेक्टर को एम्पावर कर लें, मजबूत कर लें। आयुष्मान कार्ड तो प्राइवेट के लिए हो गया, धीरे धीरे स्वास्थ्य व्यवस्था हो जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर लोड कम होगा, खर्चे कम होंगे, वेलनेस प्रोग्राम स्ट्रांग होगा तो लोग बीमार कम होंगे। और मैं उस दिन अपने आप को सफल चिकित्सक मानूंगा जिस समय भारत को मेरे जैसे डॉक्टरों की जरूरत कम होने लगेगी। सफल चिकित्सक की निशानी यही है। अदरवाइज जिस देश में अस्पताल, पुलिस चौकी और कचहरी बढ़ने लगे वो देश विफल होता है। लोग स्वस्थ होंगे तो अस्पताल कम बनेगा, लोग सिविक सेंस में होंगे, भाईचारा से रहेंगे तो पुलिस चौकी और कचहरी कम होगी। इतनी की जरूरत है। प्रॉपर सिविक सेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा अगर स्ट्रांग कर दें, देश खुशहाल होगा। और ये हिंदुस्तान कर सकता है। सबसे खास बात है भारत कर सकता है। आप पूछ रहे होंगे भारत क्यों कर सकता है? देखिए, जुमलेबाजी अगर करते रहेंगे विश्वगुरु बन जाएंगे, आप कभी नहीं बनेंगे। हेल्थ का ही उठाइए, 6 सिस्टम इंडिया में काम कर रहा है। मॉडर्न मेडिसिन जो हम लोग हैं ये विदेश से आया, होम्योपैथ जर्मनी से आया इंडिया में। इंडिया का अपना बहुत स्ट्रांग आयुर्वेद है जिसका प्रतिनिधित्व आज अनपढ़ व्यक्ति कर रहा है। पढ़े लिखे आयुर्वेद के वैद्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपने नीचे दबा के रखा हुआ है। उनको जगाइए। नेचुरोपैथ, यूनानी और सिद्धा, ये 6 पद्धतियां हमारी है। 6 को होलिस्टिकली एक अम्ब्रेला में डाल दें और सारे पद्धति के लोग मिलके इलाज करें। इसमें तू मैं की जगह नहीं है। मिलके वेलनेस प्रोग्राम चलाएं, मिलके लॉन्जिविटी प्रोग्राम चलाएं, तब जाके भारत वाकई विश्वगुरु बन सकता है स्वास्थ्य में। ये संभव है। और आई थिंक मुझे लगता है कि हमने अभी जितनी सारी बातें की, आपने जितनी अच्छे तरीके से हमें समझाया कि कैसे एक हेल्थ केयर सिस्टम चलता है और कैसे हम अपने देश को हेल्थ केयर के मामले में, ना कि सिर्फ हेल्थ केयर, आई थिंक आपका जो 3 चीज़ों का जो बात था, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, हाँ, वो भी यूनिवर्सिटी मतलब हमारे और यहाँ क्या थी। चाहिए हमें। लेकिन अफसोस बस जिस समय विदेश ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज बनाने में काम कर रहा था, हम किसी और चीज में उलझे थे। तो हमारी जरूरत यह है कि हमने विश्व को शिक्षा दी है। आज हमारे बच्चे पढ़ने विदेश जा रहे हैं, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। हमने इतनी सारी बात की, आई थिंक बहुत क्लटर काइंड ऑफ हो रहा है, थोड़ा ईज करने का जरूरत है। मुझे भी लग रहा है कि बहुत मतलब लाइफस्टाइल हो गया, फूड हो गया, कैंसर हो गया, मतलब बहुत ना टॉप ऑफ द वर्ल्ड मत चले जाए। कुछ मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, कुछ आपके बारे में बताइए आप। मैं भी अपने आप को ढूंढ रहा हूँ। अभी तक मुझे भी पता नहीं सब कोई ढूंढ रहे हैं अपने आप को। मैं कौन हूँ।
जब पता चलेगा तो अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा। प्रोफेशनली बता दीजिए फिर। प्रोफेशनली मैं एक डॉक्टर हूँ, MBBS किया जो अंडर ग्रेजुएशन होता है ठीक है। मेडिकल का। उसके बाद MS जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है सर्जरी, ठीक है। AMU अलीगढ़ से किया। फिर MCH कैंसर सर्जरी होती है जो हाईएस्ट डिग्री होती है सर्जरी की, अहमदाबाद से किया। और MRCS मैंने एडिनबरा स्कॉटलैंड से किया। फिर मैं Okay. अपने प्रैक्टिस में आ गया। अफसोस है कि मैं चाहता था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करता, पढ़ाता, लोगों को सिखाता, लेकिन जो भारत की नीति है उसने अलाउ नहीं किया कि मैं ज्वाइन करूं। मतलब लंबी और पुरानी कहानी है। फिर मैं प्राइवेट में काम कर रहा था। तो Okay. प्राइवेट में जो नॉन डॉक्टर होते हैं, MBA करके आके, वो चाहते हैं डॉक्टर को चलाना, जिसके कारण आज हेल्थ केयर बदनाम हुआ है। वो डॉक्टर नहीं है, वो कमरे में बैठा एक MBA है जो व्यापारी का रिप्रेजेंटेटिव टाई लगा के डायरी लेके घूमता रहता है, जिसको CEO और मैनेजर टाइप का नाम दिया जाता है। आपके मीडिया में जर्नलिस्ट में भी है कि जर्नलिस्ट पीछे बैठा है, कोई नॉन जर्नलिस्ट आके बताता है कि ऐसे रिपोर्ट, ऐसे खबरें चलाओ। तो सेम डॉक्टरी में हुआ। उसको मरीज नहीं जानता है, जो सिर्फ एक्सेल शीट पे काम करता है, ग्राफ देखता है कि पैसा कैसे ऊपर ले जाया जाए। तो जब मीटिंग होती थी, मैं मेडिकल का, कैंसर का तो एक्सपर्ट था, लेकिन जब उस तरह के मैनेजमेंट की बात होती थी मैं नहीं समझ पाता था। ठीक है। तो फिर मैंने MBA कर लिया। तो जब अब मीटिंग में बैठता हूँ तो उनकी विधा मैं जानता हूँ, मेरी विधा वो नहीं जानते हैं, तो मुझे बेवकूफ़ बनाना मुश्किल होने लगा। फिर इन्वायरमेंट पे, सारी चीज़ों पे मैं करता था। लीगल ड्राफ्टिंग होती थी, वकील मेडिकल नहीं समझता था, मैं लॉ नहीं समझता था। फिर मैंने LLB कर लिया। उसके बाद एक पोस्ट ग्रेजुएशन होता है क्वालिटी मैनेजमेंट, AHO देखते होंगे, ISO सर्टिफिकेशन, BH एक्रेडिटेशन, ठीक है। उस पर किया। फिर मैंने योग में डिग्री की BHU वाराणसी से। योग और में बाई चॉइस मुझे साइकोलॉजी और फिलॉसफी काफ़ी पसंद है, तो पढ़ता रहता हूँ। साइकोलॉजी पे अभी हमने पॉडकास्ट भी किया था लास्ट। आपने इतनी सारी अभी आपने बोला कि मैं अपने आप को खोज रहा हूँ, क्या ये खोजने का एक तरीका था? बिल्कुल, क्योंकि जितना आगे बढ़ रहा हूँ मुझे लग रहा है मैं उतना ही अज्ञानी हूँ। उम्र कम पड़ जाती है फिर तो बोल सकते हैं। बिल्कुल सच है। जब MBBS क्वालिफाई किया था, लगता था कि सबसे अधिक ज्ञानवान मैं ही हो गया क्वालिफाई करते ही, लेकिन अब लग रहा है कि मुझसे अज्ञानी तो कोई है ही नहीं। आसपास मुझे कोई नहीं दिखता है जितना अज्ञानी मैं हूँ। सर, ये मैंने सुना था, जैसे जैसे आप जीवन के पड़ाव में आगे बढ़ते जाते हो, वैसे वैसे कुछ लोगों को ये होता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया, और कुछ लोगों को ये पता चलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। ये सच है। जीवन को अगर सही से समझें तो इतनी चीजें आपके जिंदगी में आती जाती हैं। आपको सबसे पहले तो राइट एंड रॉन्ग, जो जजमेंटल डिसीजन होता है, ये खत्म होने लगता है। आमतौर पे आप सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ये गलत कर रहा है। जब आपको समझ में चीजें आने लगती है, तब समझ में आता है कि एक्चुअली वो गलत नहीं कर रहा है। एक्सेप्टेंस। फ्री विल पे अगर बात करें, रॉबर्ट सेपल्स्की है, उसने बड़ी अच्छी किताब लिखी, फ्री विल। लोगों को लगता है कि मेरी इच्छा और जो मैं चाहूंगा कर सकता हूं। देयर इज नो फ्री विल। रिमेंबर 3 things. Okay. Whatever you plan, remember first nature will teach you. जैसे आपने पूरी तैयारी की, आज 7 बजे मुझे निकलना है, सारा कुछ ऑन टाइम, और सुबह बहुत तेज आंधी तूफान आ गया। Now it's not your free will. Nature will teach you. Then your near and dear will teach you. आपने सबसे ज्यादा उम्मीद किससे करते हैं? जिससे सबसे करीबी हैं। उसकी कोई बात आपको बुरी लग गई, फिर आप बेचैन हैं। उनके पहलू पे जाके देखेंगे तो पता चला कि वो अपनी जगह वो सही है। एंड देन यू योरसेल्फ विल टीच यू। जैसे आप बड़े होंगे, आपको लगेगा 17 साल की उम्र में जैसे दिखते थे, जितने फिट थे, आज भी ऐसे रहें। अब आपको फिजिकल इनएबिलिटी, ऑल फंक्शन मेंटल इनएबिलिटी दिखने लगेगी। आपको एक्सेप्ट करना है, हर पल को एज इट इज एक्सेप्ट करना है, रादर दैन क्रिप करते रहें। इंसान तंग सिर्फ इसलिए है, या तो अतीत में जी रहा है या भविष्य की चिंता में है, वर्तमान में जीना नहीं चाह रहा है, या फिर सब कुछ अपने कंट्रोल में लाना चाह रहा है, और ये इम्पॉसिबल है।
ट्रू ट्रू आई थिंक अगर इस बात पे हम भरोसा करने लग जाएं, हम प्रकृति से ही आए हैं, सब कुछ प्रकृति में ही है। आई थिंक पूरे कन्वर्सेशन का एक अगर निचोड़ निकालूं मैं, तो जितना आप प्रकृति से जुड़े रहेंगे, जितना उसकी लाइन में रहेंगे, उतना ही आप हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर पाएंगे, मेंटली भी, फिजिकली भी। अभी हम डियर वंस की बात कर रहे थे। जब कोई भी बीमारी होती है, आपको ये बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, फैमिली भी उस पर बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। तो फैमिली को जो इम्पैक्ट होता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है फैमिलीज से डील करते टाइम? बिल्कुल सच है। देखिए, कैंसर एक फिजिकल डिजीज नहीं है, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, ये एक बीमारी हर जगह इम्पैक्ट करता है। पहली किताब जब मैंने MCH ऑन्को ज्वाइन किया था, तो पहली किताब पढ़ी थी, उसका नाम था कैंसर एंड इमोशन। उसमें एक लाइन थी, 50% ऑफ पेशेंट डाइज द मोमेंट यू डिक्लेयर इट्स कैंसर। तो फिजिकल डेथ की बात नहीं कही, मेंटली टूट जाता है। पैसे कितने खर्च हो गए, जीवन बचेगा नहीं बचेगा, जॉब रहेगी नहीं रहेगी, कैंसर छुआछूत की बीमारी तो नहीं है, घर में और किसी को तो नहीं हो जाएगा, बहुत सारे चीजें एक साथ पनपती हैं। जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? अनासर में ज़हूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। व्हाट इज लाइफ? गैदरिंग मल्टीपल कंपोनेंट्स इन द लाइफ, दैट इज लाइफ। मौत क्या है? व्हाट इज डेथ? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। ये जो जमा किया, ये डिस्टर्ब होने लगे। फैमिली, आपकी एबिलिटी, आपका पैसा, आपकी एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, इसमें से कुछ भी डिस्ट्रॉय होने लगे। फॉर एग्जाम्पल, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। आपको कह दिया जाए 24 घंटे आप किसी से ना मिलोगे, ना बात करोगे, फोन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सोशल डेथ। तो जीवन को हॉलिस्टिकली अगर देखेंगे आप, तो पता चलेगा वी आर जस्ट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। जो इंसान ये सोच रहा है कि मैं ये कंट्रोल कर लूंगा, ये ऐसा कर लूंगा, वी आर जस्ट ए पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। और साइंस के विद्यार्थी हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसी घटक से सभी कुछ बन रहा है, हम भी बन रहे हैं, और फिर डिस्ट्रॉय होकर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में जाना है। मेथोडोलॉजी किसी का कुछ हो सकता है, अल्टीमेटली यही कंपोनेंट है। आई थिंक इसी को ही बोलते हैं साइकिल ऑफ लाइफ। जब हम साइकिल ऑफ लाइफ बोला जाता है, तो जैसे आपने समझाया, ज़मीन से जब हम उठ के आ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो 4 कंपोनेंट आपने बोला, वहाँ से हमारे फूड में आया, वो हमारी बॉडी में जा रहा है। अब जब ये बॉडी ख़त्म होगा, तब उन्हीं कंपोनेंट के रूप में हम लोग नीचे जाएंगे। तो वही अर्थ से फर्श वाला बात हो गया, और वहीं धुएं से उठे थे और धुएं में ही वो हो जाना है। आई थिंक बहुत ही खूबसूरत बात हुई हमारी, बहुत सारे टॉपिक्स हुए, बट इसमें ना थोड़ा मुझे जो एक जजमेंटल फील आ रही है कि क्या ये क्योर हो सकता है फिर? मतलब आता ये है कि एक बार हुआ, मतलब इट्स द एंड। नो, कैंसर इज क्यूरेबल। ओके, कैंसर इज क्यूरेबल। जरूरत है हमें, बेस्ट फर्स्ट नीड कैंसर के पूरी फिलॉसफी में है प्रिवेंशन, रोकथाम पे। ठीक है। दूसरा अर्ली डिटेक्शन, इस पे काम होना चाहिए। अगर अर्ली डिटेक्शन हो तो कैंसर दूसरे जो भी बीमारी आप जानते हैं उसकी तरह ही क्यूरेबल डिजीज है। प्रॉब्लम सिर्फ वही है कि या तो अर्ली डिटेक्शन ना हो, एडवांस डिटेक्शन हो, तो वी कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ एंड मेक द लाइफ कंफर्टेबल। या दूसरी समस्या ये हो सकती है कि रॉन्ग ट्रीटमेंट हो जाए, जो ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम तो ही होती है। इसलिए बिल्कुल मिसकंसेप्शन हटा दें कि कैंसर ठीक नहीं होता है, दोबारा पलट जाता है। प्रॉब्लम कहाँ है आप समझिए इसको। कहीं धुआं आपने देखा और उस पे पानी छिड़क रहे हैं, मतलब आप धुएं को कैंसर मान के कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं, सिम्टम्स में काम कर रहे हैं, रूट कॉज पे नहीं। लेकिन जहां से आग निकली उसको तो ठीक नहीं किया। ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, आपने सर्जरी कर दी, कीमो दे दिया, रेडियोथेरेपी दे दी, लेकिन उसके लाइफस्टाइल में बदलाव हुआ नहीं हुआ। तो फिर अगर कैंसर पनपने की क्षमता छोड़ दी, तो मतलब आग का जरिया छोड़ दिया, धुआं फिर उठेगा। देन वी हैव टू वर्क अपस्ट्रीम। अभी हम क्या नीचे की धार को रोकना चाह रहे हैं, जहां से आ रहा है उसको रोको। अगर उसको हम रोकने में सक्षम हुए, और दैट इज ओनली लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें बता दिया आपको 35% फूड,
फूड मतलब जो भी चीज़ हम मुंह से लेते हैं। True. तो एवरी टाइम याद रखें, कोई भी निवाला जब आप मुंह में ले रहे हैं या कोई भी चीज़ होंठ से लगा के अंदर उतारने के लिए, आप एक लाइन याद रखिएगा, ईदर यू आर फीडिंग डिजीज और फाइटिंग अगेंस्ट इट। कोई भी चीज़ उठा के आप लेना चाह रहे हो तो पहले सोचिए कि इससे क्या मैं बीमारी को खाना दे रहा हूँ अच्छा, या बीमारी से लड़ने की क्षमता मैं तैयार कर रहा हूँ। True. इसको सोचना है। इसके अलावे एक्सरसाइज और इन सभी चीज़ों को मैं एक फॉर्मूला में दे देता हूँ। ठीक है। MMMS, मैं हर समय इस फॉर्मूला को देता हूँ Okay. कि अगर अपने लाइफ को बायो हैकिंग करना चाहते हैं, बायो हैकिंग ए वेरी गुड कॉन्सेप्ट, लेकिन उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल बायो हैकिंग, डुएबल बायो हैकिंग। मैं वो बायो हैकिंग नहीं कहूँगा कि पहाड़ पे चले जाओ और ये कर लो। फर्स्ट एम इज मील, कि क्या आप खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं। इसके लिए आपको मैं सलाह दूंगा, सीजनल खाएं, रीजनल खाएं। ओके। जो मौसम में फल सब्जियां आ रही हैं वही खाएं, प्रिजर्व ना खाएं। रीजनल खाएं, जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में जो होता है वही खाएं। इंडोनेशिया से मंगवा के कीवी ना खाएं। सेकेंड एम मूवमेंट, एक्सरसाइज। बहुत अच्छी स्टडी हुई जिसमें देखा गया मैराथन एंड जिमिंग टॉप 10 में लास्ट 2 स्टेप पे है। ये सबसे खराब एक्सरसाइज है। अच्छा। योगा, स्विमिंग, साइकिलिंग ये बेटर एक्सरसाइज है, तो आप इसको करें। अगर आप पूछिएगा कि बेस्ट एक्सरसाइज क्या हो जिसमें 4 कंपोनेंट्स आ जाएं, वो एक्सरसाइज बेस्ट है। फार्ब, FARB, ओके। फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक्स, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड बैलेंसिंग। चारों चीजें हो जाए, चारों चीजें योगा में आपको मिल जाएगा। True. अब मूवमेंट कब कब करें? कोशिश करें सुबह जरूर कर लें, बेहतर है, दिन की शुरुआत अच्छी होगी। खाने के बाद 10 मिनट जरूर चहलकदमी कर लें, क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड बढ़ेगा, आपका मसल यूटिलाइज कर ले मैक्सिमम ग्लूकोज को। 8 घंटे कुर्सी पे अगर बैठ के ऑफिस में काम करते हैं, True. हर 1 घंटे पे 5 से 7 मिनट का ब्रेक लें। आधा ग्लास 1 गिलास पानी पिएं, बॉडी को स्ट्रेच करें फ्रॉम नेक टू टो। सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, और 2-3 मिनट और चहलकदमी करके फिर आके काम पे। प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग। मतलब ये तो हर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा डुएबल बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा जॉब छोड़ के चले जाओ पहाड़ों में रहो। ट्रू, इट्स डुएबल। मॉर्निंग एक्सरसाइज, आफ्टर मील, इन द ऑफिस, एंड जब बॉस आपको डांटे तब जाके थोड़ा स्ट्रेच कर लें। क्यों? थ्रेट रिस्पॉन्स हमारे इनबिल्ट है हमारे अंदर, कि जब हमारे पूर्वज थे हंटेरियन सोसाइटी में रहते थे, शिकार करने गए, शेर आ गया, तो डर से कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हमारा सर्ज होता था, ग्लूकोज बढ़ाता था। सेम थ्रेट रिस्पॉन्स होता है जिससे आपके जॉब जाने का डर या किसी भी तरह का डर हो। तो मैंने मजाकिया अंदाज में बॉस का नाम लिया, बॉस से कोई दुश्मनी नहीं है मेरी। तो उस मोमेंट में जब बॉस का डांट खत्म हो तो जाके अपने बॉडी को स्ट्रेच कर ले, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल उसमें बढ़ा, आप मसल में यूटिलाइज कर लें। 4 मोमेंट पे मूवमेंट। थर्ड इज माइंड स्टफ, मेंटल मील ठीक करें। एंग्जाइटी, स्ट्रेस होगा, लेकिन उससे निजात पाने के लिए आपको ध्यान योग की जरूरत है, वो इसको करें। एंड लास्ट इज एस, स्लीप। 7 से 8 घंटे की नींद, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। सोने से 2 घंटे पहले 0 स्क्रीन, वाईफाई बंद, मोबाइल का डाटा बंद, एंड नो ब्लू लाइट इन द बेडरूम। टीवी तो बेडरूम में नहीं होना चाहिए। क्वालिटी स्लीप लें, रूम का कर्टन हटा के सोएं, खिड़की से सुबह धूप की रोशनी आ जाए, सर्कैडियन रिदम के क्लोज जग जाएं, और अपने दिन की फिर शुरुआत ऐसे कर लें। ये डुएबल बायो हैकिंग है, हर कोई कर सकता है। MMMS, और ये हर वर्ग के लोगों को कवर करता है। बिल्कुल। मुझे लगा कि ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में जो वर्किंग लोग हैं वो बैठने, ऑफिस, इधर उधर जिस लाइफस्टाइल में घुसे हुए हैं, उस लाइफस्टाइल में ये डुएबल चीज़ें हैं जो हमें हमें इसे उतारना चाहिए अपने जीवन में। एक लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड है, फीमेल्स लोगों के लिए है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन प्रेगनेंसी के टाइम कुछ टॉक्सिन्स वगैरह लेती हैं, मतलब कुछ भी दवाइयाँ लेती हैं, उनसे सुना हूँ मैं कि बच्चों को जो कैंसर हो रहा है उसमें मतलब इंक्रीज इन दैट ट्रेंड। तो ऐसा कुछ है? इन जनरल किसी को भी ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन से कोई दवा नहीं लेनी चाहिए, इन जनरल डिक्टम।
गर्भवती महिलाओं को तो खास करके बिना मेडिकल सलाह के कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि माँ जो भी खा रही है, ये जो भी सांस में ले रही है, जो भी अंदर उतार रही है, इवन कॉस्मेटिक, ट्रांसक्यूटेनियस, ट्रांसडर्मल जो मैंने बोला, स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब, ये चीज मैक्सिमम चीजें प्लेसेंटा मतलब बच्चे का जहां से संबंध होता है उसके अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे तक पहुंचेगा। तो पूरा पूरा उसमें ध्यान रखना चाहिए। और अनेकों रिसर्च ये आ चुका है कि माँ की शारीरिक और मानसिक स्थिति जैसी होगी, बच्चे का स्वास्थ्य नहीं, भविष्य भी बच्चा वैसा ही बन के निकलेगा। तो उसमें जरूरी है जो मैंने कहा, मील, मूवमेंट, माइंड स्टफ, मतलब स्ट्रेस एंड स्लीप माँ का बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसी चीजें खाएं जिससे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा हो, और मानसिक स्थिति भी ऐसी रखें उसमें टॉक्सिन की तो कोई जगह ही नहीं बनती है। टॉक्सिन से मतलब है कोई अनइंडिकेटेड दवा से लेके कोई भी टॉक्सिन, दवा भी, कोई और जगह। जो 9 मंथ्स का वो पीरियड होता है उस पे जो खान पीन होता है उस पे कुछ टॉक्सिक्स हम लोग मतलब बॉडी में चले जाती है, खान पीन से ही जाती है वो, जो शायद वुमेन्स ध्यान नहीं दे पाती हैं उस उसी के लिए अवेयर रहना है। टाइम। इवन आयुर्वेद में तो डिस्क्रिप्शन यहाँ तक है, गर्भ संस्कार की बात कही गई है कि माँ को क्या क्या संस्कार में पालन करना चाहिए, और कुछ वैद्य लोग बताते भी हैं। तो इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना है। इसमें जैसे आप सुनते होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 1.5 साल में 2 साल में कैंसर हो गया। तो 1.5 साल की उम्र में बच्चे ने तो कुछ किया नहीं। तो कैंसर की एक थ्योरी होती है सिंगल हिट हाइपोथेसिस एंड 2 हिट हाइपोथेसिस। माँ के गर्भ में जब बच्चा पल रहा हो तो उसको क्या किसी टॉक्सिन का एक्सपोजर हुआ, कार्सिनोजन का एक्सपोजर हुआ। कुछ माना जाता है कि ग्रहण जो लगता है उसमें कुछ ऐसे रेज आते हैं जो बच्चे को डैमेज कर सकते हैं। इन चीज़ों पे जब रिसर्च किया गया तो पता चला सिंगल हिट तो बच्चे को उसमें डीएनए में हो गया, लेकिन बच्चे ने कोप अप कर लिया। बच्चा जब पैदा हुआ और कोई हिट दोबारा हो गया उसको, बच्चे को, या डैमेज डीएनए मैनिफेस्ट करने लगा, कैंसर का रूप ले लिया। इसलिए कैंसर ही नहीं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, डायबिटीज यंग एज में होने, बच्चों का जब गर्भ में पालन हो रहा तो उस समय से इसका लिंक है। अगेन इसको फिर से लाइफस्टाइल पे ही जोड़ सकता हूँ मैं इसको भी। उस टाइम भी आपको अपने लाइफस्टाइल पे थोड़ा और अच्छा ध्यान रखना है। बिल्कुल, कुछ ऐसी चीज़ें ना लें, कुछ ऐसे फूड को कंज्यूम ना करें जिससे बच्चों पर इफेक्ट हो सकता है। मेंटली भी इफेक्ट होता है, फिजिकली तो होता ही है क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ ही है। हमने प्रिवेंशन के बारे में काफ़ी बात किया। बहुत सारे आपने फॉर्मूलेज बताए जो डे टू डे लाइफ में अगर कोई एक पर्सन लाता है तो कैंसर के चांसेस कम हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ, अगर मुझे कैंसर हो गया, ठीक है, और एक तो होता है कि अगर अभी मुझे कैंसर होता है तो मुझे क्या करना चाहिए, दूसरा कैंसर होने के बाद मुझे क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये सुना है कि कैंसर दोबारा आ जाता है। कैंसर होने के बाद पहली चीज करनी है, डोंट पैनिक। ठीक है, सबसे प्रॉब्लम यही होती है, पैनिक, और लोग अर्जेंसी में कुछ भी डिसीजन, मतलब जो भी कहा गया डिसीजन ले लेते हैं। दूसरा, कैंसर में प्रॉपर डायग्नोसिस 3 स्टेज में समझे कि प्रॉपर डायग्नोसिस मतलब जांच से पता चले कि कैंसर है और किस टाइप का कैंसर है। स्टेजिंग, डॉक्टर आपको बताएगा कैसे स्टेज करते हैं, एंड ट्रीटमेंट डिसीजन कि कैसे इसका इलाज होना है, सर्जरी से, रेडिएशन से, कीमो से, कैसे मिक्स मैच होगा। सेकेंड ओपिनियन कैंसर में जरूर लेना है। सेकेंड ओपिनियन। बाजारवाद जिस कदर बढ़ रहा है, डिस्परेशन में कोई भी कुछ करने को तैयार है। जैसे मैंने बताया, टाइटोपी वाले जो लोग हैं वो टारगेट करा रहे हैं डॉक्टरों से, तो उसको ठीक करने के लिए तरीका यही है कि आप अवेयर होइए, आपको जागरूक होना है। ट्रस्ट योर डॉक्टर, डॉक्टर पे ट्रस्ट करो, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। विज्ञान के तहत आप आदान प्रदान कीजिए, सवाल जवाब कीजिए। बट लोग डर जाते हैं तो फिर इसके बाद इट्स लाइक कि ठीक है, अगर आप जो बोल रहे हैं वाकई जिज्ञासु हैं और जिज्ञासा से आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछेंगे, कोई डॉक्टर नाराज नहीं होगा, और नाराज हो रहा है तो डॉक्टर नहीं है। ट्रू, मतलब उसको एक तो सेकंड ओपिनियन लो, डरो मत, और डायग्नोसिस अच्छा डायग्नोसिस होना चाहिए, ढंग से करो। डेडिकेटेड जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं उनसे इलाज कराओ। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों को पता नहीं है। बड़े कॉर्पोरेट बिल्डिंग में ग्लास हाउसेज लगे हुए देख लिए, वहां पहुंच गए, आपका इलाज कौन कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी आपने नहीं देखी। नहीं। आजकल एक तमाशा चला है ऑर्गन स्पेसिफिक कैंसर। ठीक है, कैंसर ने क्या किताब पढ़ी हुई है कि मैं इस अंग का कैंसर हूं, वहां नहीं जाऊंगा। इसलिए कैंसर सर्जन अलग डिग्री देके, एमसीएच कैंसर सर्जरी देके बनाया गया।
अब नाटक क्या चालू हुआ है कि जीआई कैंसर, आंत का पेट का कैंसर का सर्जन है, गायनी कैंसर सर्जन है, यूरोलॉजी कैंसर सर्जन है। ऐसा तो होता है क्या? कैंसर क्या तुमसे पहले पूछेगा? नहीं, ट्रू। तो जो हॉलिस्टिक अप्रोच की ट्रेनिंग रखा हुआ डॉक्टर, उससे इलाज कराओ। बिल्डिंग विल नेवर क्योर योर पेशेंट। ए डॉक्टर सिटिंग इनसाइड द बिल्डिंग, वो सोल है हॉस्पिटल का, आत्मा वही है, वो क्योर करेगा। एंड डॉक्टर शुड बी एक्सेसिबल। ABCD क्या है डॉक्टर का? इट शुड बी एक्सेसिबल, आप उससे मिल सकें, बैलेंस इन पर्सनैलिटी, क्लिनिकली क्वालिफाइड फॉर द ट्रीटमेंट, डेडिकेटेड फॉर द प्रोफेशन एंड ईगोलेस। ये 5 चीजें होनी चाहिए। गुमराह लोग हो रहे हैं ग्लास हाउसेस देख के, आप 5 स्टार होटल जा रहे हो। ये तो ऐसे ही लगता है जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना अच्छा इलाज। तो ये तो मैंने बात कह दी प्राइवेट की। अब क्या प्राइवेट में ही क्यों सिर्फ इलाज होना चाहिए? ठीक है। जिनको वोट दे रहे हैं उनसे कभी पूछा कि सरकारी अस्पताल में इलाज की सुविधाएं कितनी स्ट्रांग हुई? स्ट्रांग कराइए, एम्पावर द गवर्नमेंट सेक्टर। तो जो बदनामी होती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल लूट लिया, तो मौका किसने दिया लूटने का? सही बात है। कंट्री क्या लॉलेसनेस में चल रही है? कंट्री को कैंसर हो गया है। तो बेलगाम आपने छोड़ा, गवर्नमेंट को पैरालाइज कर दिया, प्राइवेट पनपने लगा। प्राइवेट रहे, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर शुड बी एम्पावर्ड और प्राइवेट सेक्टर शुड बी सुपरवाइज्ड। इसकी जरूरत है। देखो कैसे स्ट्रीमलाइन हो जाता है। करना चाहें तो उसी सेक्टर को आज हम फिर से नोबल प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं जो बदनाम हुआ है। अब कैसे कर सकते हैं? आप कहते हैं हेल्थ केयर, मतलब स्वास्थ्य का जहां केयर हो। स्वास्थ्य का केयर कहाँ हो रहा है? आप अस्पताल जाते हैं, कहीं वेलनेस प्रोग्राम का नाम सुना आपने? कैंसर विभाग, टीबी विभाग, हार्ट विभाग, तो इसका नाम होना चाहिए सिक केयर। सिक केयर। एक स्वस्थ व्यक्ति जाके कहीं कहे कि मैं और ठीक से रहूं, कैसे? कहाँ जाएगा? अस्पताल में है जगह कोई? नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वहाँ क्या बात होती है? बीमारी के इलाज, इस अस्पताल का इतना आवंटन, नए इतने अस्पताल बना दिए, वेलनेस प्रोग्राम है उनके पास नहीं है। तो परिवार कल्याण कहाँ है? आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन क्या वो हेल्थ के लिए आपको इंश्योरेंस देता है? जब बीमार होते हैं उसका इंश्योरेंस देता है, तो उसका नाम होना चाहिए सिक इंश्योरेंस। आपको जागरूक इस लेवल पे होना है। आप एयर कंडीशन कमरे में बैठ के इंस्टा पे, ट्विटर पे जो बकरबाजी करते हैं, उसकी जगह अगर इन चीज़ों पे अगर जागरूक हो जाएं तो कंट्री सुधर जाएगा। आप अगर डिमांड करेंगे तो सिस्टम चेंज होगा। बट हम डिमांड ही नहीं करते। ये तो बात हुई पहले की, जब मुझे कैंसर पता चलता है। अगर मैं ये बात करूं कि कैंसर से ठीक होने के बाद अब क्या करना चाहिए? कैंसर जिस दिन हो उसी दिन से आप चालू कर दें आत्मविश्लेषण। आत्मविश्लेषण से मतलब है कि क्या पिछले 8 से 10 साल में आपके जीवन में बदलाव आया है। उसमें हो सकता है मानसिक तनाव से लेके, नींद की कमी से लेके, कुछ बीमारियों से लेके, लाइफस्टाइल चेंजेस आप डिकोड करें। उसके बाद बैक टू बेसिक्स। दूसरा मिनिमलिज्म, इंसान की जरूरतों के हिसाब से करें। ओवर होर्डिंग अगर हम करेंगे बॉडी के ऊपर तो बीमारी होगी, फिर से होगी। अब जो मैंने कहा था ड्रगेबल, कैंसर हो सकता है, बट एक्चुअल बीमारी इज फूडेबल। तो आपको खाने, जो मैंने बताया, फार्मर प्रोक्योरमेंट, ये सारा कुछ करें आप। ऑटोफेजी एक चीज होती है जो सेल के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये जब सेल को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, सेल के पास एक कैपेसिटी होती है, वो या तो इसको रिपेयर कर दे या इसको ऑटोफेजी मतलब डिस्ट्रॉय कर दे। बहुत कंट्रोल। इंटरमिटेंट फास्टिंग, डॉक्टर जैसन फंग ने ये किया, बड़ा पॉपुलराइज किया। पार्सली वो ठीक है, 14 to 16 आवर फास्टिंग, लेकिन दूसरी गड़बड़ी उसमें यह है कि किसी समय 16 घंटे कर लो, वो गड़बड़ है। इसका भी एक टाइम पीरियड है। जगने से 4 घंटे के बाद फर्स्ट मील आपका हो जाए, उसके 6 से 7 घंटे बाद सेकंड मील हो जाए। आमतौर पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि 5 बजे अगर सुबह जग रहे हैं, 9 बजे आप फर्स्ट मील ले लें, 2 से 2:30 बजे सेकंड मील ले लें। उसके बाद आप मील ना लें। ये इटसेल्फ ही जो हर दिन पनपता कैंसर सेल है, चाहे स्वस्थ व्यक्ति में या एक बार कैंसर हो गया उनमें, उसमें रिलैप्स को रोकेगा। ट्रू।
हल्दी का रोल आया है, हम्म। रेस्वेट्रॉल का रोल आया है जो काला अंगूर या ब्लूबेरी ब्लैकबेरी में पाया जाता है, इसका रोल आया है रिलैप्स रोकने में। इस तरह से चीज़ों को समझ के अपने ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट से जिस ऑर्गन का कैंसर है उसके हिसाब से बात करें, उनको बताया जाएगा। ग्रेट, आई थिंक बहुत अच्छे सजेशंस हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। अभी आपने हल्दी के बारे में बात की तो मैं एक रिसेंट बहुत ही वायरल वीडियो के बारे में बात करूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू जी ने बोला था कि जिस तरीके से जर्नी रही कैंसर को क्योर करने की, क्या वो सही स्टेटमेंट्स थे? नवजोत सिंह सिद्धू ने जितनी पूरी बात बताई है कंप्लीट वीडियो में, उसने सही स्टेटमेंट दिया है। ओके, मतलब हमने लेकिन सोशल half मीडिया video ने देखा है। कुछ कट करके उसको प्रोपगेट किया। दूसरा, नवजोत सिंह सिद्धू देखिए क्रिकेटर भी है, पॉलिटिशियन भी है, अच्छा, थोड़ा अतिशक्ति अलंकार लगा के बात करने की आदत है, तो बात कर गए। ठीक है। लेकिन उसने बहुत साइंटिफिक बात बोली है उसमें। उसने मेडिकल का ट्रीटमेंट कराया है, सर्जरी कराई है, कीमोथेरेपी कराई है, इसके साथ साथ हम्म। इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात कही, जो भी मैंने कहा ऑटोफेजी, हल्दी की बात कही। मेरा इंटरनेशनल पेपर पब्लिश हुआ है, P53 हाइपरमिथाइलेशन एक प्रोसेस है कैंसर फॉर्मेशन में, उसको रिवर्स करता है हल्दी, ओके। इसका रोल है। ग्लूकोज रिस्ट्रिक्शन पहले मैं बता चुका, हाइपर इंसुलिनिक स्टेट होता है, कैंसर बढ़ाएगा, उसका रोल है, बिल्कुल सही कहा। जिनको वीट WGA वीट जर्म एग्लूटिनिन से या ग्लूटेन से एलर्जी है, उनको लीकी गट कराता है, और लीकी गट से टॉक्सिन आपका एब्जॉर्ब होगा, कैंसर को पनपने में हेल्प करेगा। कार्बोहाइड्रेट तो उसका रिस्ट्रिक्शन उन्होंने किया, वीट का स्पेशली, और कार्बोहाइड्रेट का सारा। इस तरह से बहुत सारी चीजें जो उन्होंने करी है, उस साइंस ऑलरेडी स्टैब्लिश है, और आयुर्वेद में तो कई सालों से चल रहा था। दिक्कत यह है कि कुछ लोग उसको व्यापार की तरह लेने लगे, हाँ, कि कुछ नवजोत लोग- सिंह सिद्धू ने कह दिया तो इसलिए मैं ये बेच देता हूँ। बेचने से नहीं होगा, आप उसके पीछे के साइंस को बताइए ताकि इंसान अपने कर ले। उन्होंने जो भी चीजें की है घर पे करने वाली चीज है, उसका कोई बाजारवाद से मतलब नहीं था। क्योंकि ये ऐसा हड़कंप सा मचा इसमें कि अरे डॉक्टरों की क्या जरूरत है, अब तो बस ये कर लो। यही दूसरा हो गया। देखिए पेंडुलम दूसरी तरफ चला गया। जहां मैं होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहा हूँ, वो बैलेंस्ड अप्रोच है। अभी हो रहा है मॉडर्न मेडिसिन यहाँ पे है, इसको मैं कह रहा हूँ यहाँ ले आओ। अब यहाँ से उछल के दूसरी तरफ चला गया पेंडुलम के लिए, कि कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ यही कर लो। सिर्फ ये करने से कैंसर ठीक नहीं हुआ। फिर विज्ञान को लाओ, तो विज्ञान क्या कहेगा कि एक ग्रुप लो जिसमें स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कर रहे हो, दूसरे ग्रुप जो बिल्कुल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, सिर्फ यही कर रहा है। ऐसे नहीं कि छुपा के स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट करा लो, उसकी इन्फॉर्मेशन को मत बताओ, तब देखो कि वाकई ठीक हुआ कि नहीं हुआ। नहीं ठीक हुआ। मॉडर्न मेडिसिन की देखिए ब्यूटी क्या है, हर समय अगर अपनी चीजों पर रिसर्च करता है, कोई कमी देखता है तो उसको बदलता है और एक्सेप्ट करता है कि ये कमी रही। दिक्कत यही है, इस विज्ञान से कुछ खोज करके निकालते हैं, लेकिन इसमें कंज्यूमरिज्म आता है और फिर इसको बेचना शुरू कर देता है, जिस पे लगाम डायरेक्टली किसी रिसर्चर या डॉक्टर का नहीं होता है, वहां बिजनेस प्रमोटर आ जाता है। इसीलिए MBA करनी पड़ी ताकि ये समझ में आए। बिल्कुल। आई थिंक आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बहुत सारी चीज़ें समझाई। अगर इनमें से कोई भी पार्ट, मुझे लगता है कि ये 1 घंटे का पॉडकास्ट में अगर कोई 15 मिनट का भी अगर कोई फ्रेम निकाल के अगर ये देखता है और उसमें से एक बात भी अपनी लाइफस्टाइल में अगर उतारता है तो बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हमें प्रिवेंशन पे ध्यान देना चाहिए। हेल्थ केयर सिस्टम पे भी आपने काफ़ी बातें की कि कैसे हम अपने देश के हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। लास्ट में मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप अपने ऑडियंस को और हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहोगे तो आप क्या दोगे? मैं तो बस कहूँगा स्वस्थ रहिए, स्व स्थिते इति स्वास्थ्य। अपने आप में स्थित रहें, दूसरे को कॉपी करके दूसरा बनने की कोशिश ना करें, यही स्वास्थ्य है। गुलसिता में हर किस्म के गुल होंगे। अब गुलाब कहे कि मैं कमल बनूंगा, कमल कहे मैं गेंदा बनूंगा, तो फिर तो गड़बड़ है। या सब एक ही किस्म के हो जाएं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? स्व स्थित रहना है। तो जो कन्फ्लिक्ट आपका चल रहा है, सिर्फ दूसरे की गाड़ी इतनी बड़ी, मैं भी यही गाड़ी लूंगा, किस लिए? तुम्हारी जरूरत क्या है? इंसान की जरूरत कितनी है तुल साहब मालूम? मन की शांति, सुपाच्य भोजन और चैन की नींद। बाकी की मेहनत और मुशक्कत दिखावे के सामर्थ्य इकट्ठा करने में जाया करते हैं। जिंदगी बहुत सीमित है, जरूरतें बहुत कम। बट अब जरूरतें बढ़ जा रही हैं। जरूरतें बढ़ नहीं रही है, हमें आदत लग गई है कॉपी करने की।
आपने शेर को देखा, हम्म। जंगली भैंस को देखा कैंसर होते हुए, जंगली कुत्ते को देखा कैंसर होते हुए, हार्ट अटैक होते हुए सुना है कभी? नहीं सुना। शरीर में इतने अंग हैं, सुना हार्ट का कैंसर हुआ किसी को? 24 घंटे चलता रहता है। मेटाफोरिकली यही समझ लो, एक्टिव रहो, दूसरे की कॉपी मत करो। आज होर्डिंग कल्चर सिर्फ होमोसेपियंस में है, हम में है जमा करने की आदत, बाकी किसी में नहीं है। भाई किसी में नहीं। तो अगर हम डेवलप्ड एनिमल हैं तो हमें बैलेंस ये करना है कि एक्चुअल हमारी नीड क्या है। अब आपको प्रेडेटर मतलब शिकार से तो डर है नहीं, घर बना हुआ है, घर में रह रहे हैं, तो थ्रेट रिस्पॉन्स को कम करिए। आप हर समय डरे रहे हैं किसी न किसी चीज से, बेवजह की चीजों में उलझे हुए हैं जो आपकी जरूरत नहीं है। अगर दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अधिकतम समय आपको उसमें जा रहा है। दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये अगर आप ही सोचेंगे, फिर दूसरे क्या सोचेंगे, उनको सोचने दीजिए। तो मैं दर्शकों से ये मैसेज देना चाहूंगा कि अपने रिवर्स साइकिल में जाओ, अपने आप से बातचीत करो और कैवल्य की स्थिति में पहुंचो। कैवल्य की स्थिति क्या है समझ लीजिए। आज मेंटल हेल्थ इश्यू इतना बड़ा हो चुका है कंट्री में, हर इंसान परेशान है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। एक स्थिति है अकेलापन, हर इंसान इतनी भीड़ में होकर भी अकेला है। दूसरा एकाकीपन, कुछ लोग रियलाइज किए तो वो मैं और मैं के साथ हैं, अपने आप से बातचीत कर रहे हैं। और एक स्थिति होती है कैवल्य, शून्य की स्थिति, जहां वो मैं भी खत्म हो जाए, उस बिंदु पे आप पहुंच जाएं। तो इस तरह का मी टाइम तो आपको चाहिए। तो कभी मी टाइम निकालिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपनी जरूरतों को समझिए और स्वस्थ रहिए। इतनी जरूरत है। सुनने वाली बात बहुत अच्छी थी, क्योंकि अगर मैं अहम की बात करूं, ईगो मेरे नाम से ही शुरू होता है। जब जब मेरा नाम कोई ले रहा है, ईगो ही सेटिस्फाई हो रहा है, और उसी नाम को आगे बढ़ाने के लिए कंज्यूमरिज्म आता है। वहीं पे जब गाड़ी की बात की आपने, मेरी गाड़ी छोटी है, दूसरे की गाड़ी बड़ी है, मैं अगर मैं उस अवस्था तक पहुंच जाता हूँ, शून्य तक की अवस्था, तो शायद सारी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच अगेन, आप इतना सारा पूरा ज्ञान हमें देने के लिए और व्यूअर्स को भी इतना सारा ज्ञान देने के लिए। इट वॉज रियली वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू Thank you again for giving your time.